डिप्लॉयमेंट का वैकेंसी चल रहा है। तो मैं आज डिप्लॉयमेंट का रिज्यूम का डिस्कशन इसलिए कर रहा कि कल आईएमएस का रजिस्ट्रेशन करा के और मंडे से डिप्लॉयमेंट का रिज्यूम इंटरव्यू स्टार्ट करा देंगे। सर डिप्लॉयमेंट में सर आपने क्वेश्चन दिए थे सर, उसके तो बहुत सारे आंसर मैं दे नहीं पा रहा हूँ सर। ओके तो ओके, लास्ट जैसे क्वेश्चन क्या है? डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट समझ गया सर, मैं भी समझे। प्रोसेस चाहिए, क्लाउड कंपोनेंट बता दूंगा। हाउ टू फाइंड एरर सर। हाउ टू फाइंड एरर, ओके। हाउ टू फाइंड एरर मींस अगर आपका डिप्लॉयमेंट फेल्ड हो गया है तो आप एरर को कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट? क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका डिप्लॉयमेंट फेल्ड हो गया है तो आप एरर को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट, वी हैव टू गो फील्ड पाथ एंड चेक द लॉग। मींस अगर आपका डिप्लॉयमेंट फेल हुआ है तो एरर मैसेज में शो करता है कि आपका एक लॉग जनरेट हुआ है, किस वजह से फेल हुआ है उसका एक लॉग जनरेट हुआ है, और लॉग का एक पाथ रहता है, कंप्लीट पाथ रहता है। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर पाथ में जाना है और उस फील्ड का जो पाथ फाइल लॉग्स क्रिएट हुआ है उस लॉग को ओपन करना है और वहां पे सारा एरर का डिटेल रहेगा। तो वहां से मैं ट्रैकिंग चालू करूंगा। रीचेबिलिटी डिबगिंग सर, रीचेबिलिटी डिबगिंग में बताया था जैसे आपका कोई भी आईपी रीचेबल नहीं है, राइट? तो कोई भी आपका आईपी रीचेबल नहीं है, हाँ हाँ, तो पिंग अगर आपका 100% लॉस आ रहा है 0% लॉस की जगह, तो आपको फर्स्ट पॉइंट रीचेबिलिटी का आपका रिवर्स रूट देखना है आपके एंड पे। रिवर्स रूट क्यों देखना है? हाँ हाँ, पिंग करने का मतलब क्या है? हाँ हाँ, पिंग करने का मतलब है हैंडशेक कराना। सर वो तो समझ गए सर, जब पिंग का कमांड अपना कि पिंग आपने जो दिखाया था पिंग C2 और जो अपना आईपी एड्रेस, यही कमांड है। हाँ राइट राइट, ये कमांड है। C2 का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका 2 पैकेट सेंड होगा, 2 पैकेट रिसीव होना चाहिए। C2 मतलब काउंटर 2। तो अपना जो भी अपने CMD में यूज करते हैं ना, ये कमांड डालते हैं ना CMD में। हाँ राइट राइट, CMD में यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है। और आपका इसमें और कोई दिक्कत, अगर आपका रीचेबिलिटी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ट्रेस रूट में चेक करना है कि आपका पैकेट कहाँ जाके ड्रॉप हो रहा है। ट्रेस अनम्यूटेड ए से बी तक रीचेबिलिटी कर रहे हो और उसमें 10 होप क्रॉस होने के बाद आपका पैकेट डिलीवर हो रहा है। तो जब आप ट्रेस रूट निकालोगे तो उसमें आपको क्लियर आईपी मिल जाएगा कि आपका पैकेट किस आईपी से होके जा रहा है, कि आपका टोटल रूट क्या है ए से बी तक, वो आपका ट्रेस रूट कमांड में मिल जाता है। अलार्म सर्वर डिबगिंग, अलार्म सर्वर डिबगिंग होता है कि अगर आप यहाँ से अलार्म सेंड कर रहे हो, राइट, अलार्म म्यूटेड है बट आपका अलार्म वहां पहुंच नहीं पा रहा अलार्म सर्वर पे, मींस एफएम सर्वर पे, फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर पे, राइट। तो इसका डिबगिंग कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को दोनों एंड से रिवर्स रूटिंग चेक करानी पड़ेगी, आफ्टर दैट इंटीग्रेशन चेक कराना पड़ेगा। मींस आपका एक आप हो और एक आपका अलार्म सर्वर है, राइट। जब आपके अलार्म सर्वर का एड्रेस आपके सर्वर में होना चाहिए एंड आपके सर्वर का आईपी अलार्म सर्वर में होना चाहिए, तो ये हो गया दोनों एंड से रूटिंग कराना, राइट। अब रूटिंग कराने के बाद दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए। जब सक्सेसफुली इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके बाद आपका अलार्म वहां पे पहुंच सकता है, क्लियर? सिग्नल नॉट रीचेबल, देन व्हाट एक्शन विल टेक? सिग्नल क्या बोले? सिग्नल नॉट रीचेबल, हाँ, देन व्हाट एक्शन विल टेक सर? सिग्नल नहीं होगा, सिग्नलिंग आईपी होगा वहां पे। हाँ, सिग्नल का सर जी, हाँ, सिग्नल रेफरेंस SIG IP, if SIG IP और signaling IP will not reachable, then what you will do, right? So आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है आप किस नोड पे काम कर रहे हो। एग्जांपल बताओ, किस नोड पे काम कर रहे हो आप? टास्क पे सर, टास्क नोड डिप्लॉयमेंट है, टास्क नोड पे काम कर रहे हो, राइट। आपको दोनों अनम्यूटेड चेक करानी है, रिवर्स रूटिंग ओके, म्यूटेड, ट्रेस रूट निकालना है, ट्रेस रूट ओके है, देन आपको पैकेट कैप्चर करना है, मींस ट्रेस उठाना है। ट्रेस में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, कौन सा होप जाके ब्लॉक कर रहा है, कौन सा पर्टिकुलर प्रॉक्सी डाउन है। ऐसे वर्क सिनेरियो विद लीव एंड नॉन लीव नोड, वर्क सिनेरियो विद लीव एंड नॉन लीव नोड, लीव नहीं, लाइव नोड एंड नॉन लाइव, सॉरी, हाँ, लाइव एंड नोड, हाँ लाइव है वो। वर्क सिनेरियो विथ लाइव एंड नॉन लाइव नोड। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये माइंड में रखो, लाइव नोड पे कभी काम नहीं करते हो,
किसी भी कंडीशन में आपको लाइव नोड पे काम नहीं करना है। सबसे अगर आपका नोड लाइव है तो सबसे पहले उसका ट्रैफिक रिमूव करना है और उसको टेस्ट एंड डेव में लाना है, राइट। एक्चुअली आपके 3 होते हैं एनवायरनमेंट काम करने के। आपका एक तो टेस्ट एंड डेव होता है, राइट, एक लाइव नोड होता है, एक लाइव एनवायरनमेंट होता है, एक टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट होता है, और एक और एनवायरनमेंट होता है, एक सेकंड, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, Unmuted. जहां पे अगर कोई मेरा Muted. है, ठीक है, लाइव नेटवर्क है, और लाइव नेटवर्क में अगर कोई इशू आ रहा है, तो लाइव नेटवर्क में इशू आ रहा है तो हम लाइव नेटवर्क में डीबग नहीं करते हैं, उसको लाइव नेटवर्क में डीबग नहीं किया जाता, उसका एक दूसरा नाम है, किसी को याद है अभी? हाँ, स्टेबल एनवायरनमेंट, नोट डाउन कर लो। आपके एनवायरनमेंट 3 होते हैं, टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट, लाइव एनवायरनमेंट एंड स्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट क्या होता है कि जहां पे आपका कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग चलता है, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग ये चलता रहता है, राइट। जब एक बार वहां से, हाँ, आपके 3 एनवायरनमेंट होते हैं, आपका 3 एनवायरनमेंट होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर नेटवर्क टेस्टिंग और नेटवर्क डिप्लॉयमेंट। टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट, लाइव एनवायरनमेंट एंड स्टेबल एनवायरनमेंट, STABLE, स्टेबल। क्या फर्स्ट क्या है सर? टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट। टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट क्या होता है? टेस्टिंग एंड या डेव, DEV, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या है इसका? टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर? फुल फॉर्म मिल गया, टेस्टिंग एंड Unmuted. तो आपके यहाँ पे टोटल 3 एनवायरनमेंट होते हैं, राइट, एग्जैक्ट। जो टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट है, Muted. टाइप का R&D एनवायरनमेंट है, वहां पे नया नया सर्च होते रहता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है कि रियल नेटवर्क में ले जाएंगे तो क्या बिहेव करेगा, राइट। सेकंड क्या होता है आपका? लाइव एनवायरनमेंट। लाइव एनवायरनमेंट सबको पता होगा, एक ऐसा नेटवर्क एनवायरनमेंट जहां पे रियल यूजर आता है, रियल यूजर का ट्रैफिक रहता है, राइट, क्लियर। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो केवल और केवल 2 एनवायरनमेंट में कर सकते हो आप, या तो आप टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट में करो या फिर स्टेबल एनवायरनमेंट में कर सकते हो। लाइव एनवायरनमेंट में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप, उसमें केवल ऑब्जर्वेशन करते हो, राइट। लाइव एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन क्यों नहीं करते कि अगर मैं कुछ एक कमांड चलाने गया, उसका बैड इंपैक्ट हुआ तो हो सकता है 1 नोड की जगह 2 नोड डाउन हो जाए, तो कभी भी आपको लाइव एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करने नहीं मिलेगा। अगर लाइव एनवायरनमेंट में कोई इशू आया, कोई नोड डाउन हो गया या फिर कुछ नोड का डीबग करना है, तो क्या उपाय रहेगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा? इसके लिए एक और बनाया गया स्टेबल एनवायरनमेंट। क्या बनाया गया आपका? स्टेबल एनवायरनमेंट। स्टेबल एनवायरनमेंट क्या है? जो आपका लाइव एनवायरनमेंट था उसमें से नोड पे से रियल ट्रैफिक रिमूव कर दिया जाता है, जो रियल यूजर का ट्रैफिक है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उस नोड को नॉर्मल एनवायरनमेंट में ले आते हैं जहां पर रियल यूजर का ट्रैफिक नहीं रहता है, जहां पे आपका लाइव ट्रैफिक नहीं रहता है, राइट। आर्किटेक्चर सेम रहेगा, केवल और केवल आपका लाइव ट्रैफिक रिमूव कर देंगे और तो वो कहां आ जाएगा? स्टेबल एनवायरनमेंट में। तो अगर आपको कोई भी नोड में इशू आया है, उसको आपको डीबग करना है या अपग्रेड करना है नोड को, या अपग्रेड के बाद टेस्टिंग करना है, तो आप कौन से एनवायरनमेंट में काम करोगे? स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करोगे। क्लियर हो गया सबको? आपको कहां काम करना है? या तो आप टेस्ट एंड डेव में काम करोगे या फिर स्टेबल में काम करोगे। लाइव एनवायरनमेंट में कोई भी काम नहीं करेगा। लाइव एनवायरनमेंट में केवल और केवल ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप वहां पे। क्लियर? सर एक और था सर, if DNS will not edit then what will happen? DNS will not edit, so what will happen? उसको क्या करना? Okay, if DNS will not added, right? अगर आप DNS ऐड नहीं करोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो आपका DNS क्वेरी सॉल्व नहीं होगा,
डीएनएस क्वेरी सॉल्व नहीं होगा और आपका नेक्स्ट होप का एड्रेस नहीं मिलेगा। ओके, आजकल फिर अपने क्या करना चाहिए सर उसमें उस वक्त में? डीएनएस ऐड करना पड़ेगा आपको। डीएनएस एक्चुअली डीएनएस ऐड रहता है पहले से नेटवर्क में, आपको रूटिंग करनी पड़ेगी डीएनएस की। डीएनएस की रूटिंग करनी पड़ेगी, मींस डीएनएस का आईपी एड्रेस आपके नोड में डिफाइन करना पड़ेगा। ओके सर। और इसमें अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? डॉक्यूमेंट तो सबने देखे थे ना जो मैं फॉरवर्ड किया था? ऐसा कोई बंदा है जिसने डॉक्यूमेंट नहीं देखा हो? सर एक्चुअली जो डिप्लॉयमेंट के लिए जो 1 to 16 पॉइंट है ना, एक्चुअली में याद नहीं पा रहा है। यदि कुछ ऐसा वीडियो या डेमो वीडियो वगैरह हो कि कैसे हो जो देख नहीं पाए नहीं, तो उसको देखो, उसको याद करने का कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोसेस याद रखनी है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोसेस हो, जैसे आपको लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करना है, राइट? हाँ सर, तो किसी ने कभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, तो सबसे पहला काम क्या है? आपको सीडी लगाना या फिर कुछ पैकेज के लिए हार्ड ड्राइव लगाना, उसके बाद इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना, उसके बाद जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन करना, उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर्स डालना। इसी तरीके का ये प्रोसेस है। इसी तरीके का आपका जो 1 to 16 है। हाँ हाँ, हम यदि वीडियो में लाइव करते हुए देखते हैं तो एक्चुअली ज्यादा याद हो जाता है, थ्योरी में उतना नहीं हो पाता। ओके ओके, लाइव आप तभी देख पाओगे जब किसी नेटवर्क के साथ काम करोगे। फॉर एग्जांपल एयरटेल नेटवर्क के साथ काम कर रहा है या फिर बीटी नेटवर्क के साथ काम कर रहा है, जब नेटवर्क में एक्चुअल काम करोगे आप तभी ये प्रोसेस देख पाओगे। सर एक बार सर मुझे कंफर्म करते समझाते कॉल पर सर, वो अपना अंडर क्लाउड टू ओवर क्लाउड वाला सर जो अपना चाहते हैं, कौन सा प्रोसेस? इमेज ट्रांसफर प्रोसेस नंबर 2 से जब अपना इमेज अपलोड करते हैं सर। ओके, इमेज अपलोड, ओके इमेज अपलोड किया, अंडरग्राउंड में इमेज ट्रांसफर किए पहले, तो अपने किस टूल से करेंगे? विनसीपी से करेंगे? हाँ, विनसीपी से। देखो क्या होता है, पहले आपके सिस्टम में फाइल है, ठीक है, आपके पीसी में फाइल है, पहले आपको कहाँ ले जाना है? अंडर क्लाउड में ले जाना है। तो नॉर्मली ये क्या प्रोसेस? फाइल ट्रांसफर का प्रोसेस है, राइट? तो फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा टूल यूज होगा? विनसीपी यूज होगा। विनसीपी से आपने विनएससीपी से आपने फाइल को ट्रांसफर कर लिया कहाँ पे? अंडर क्लाउड में, राइट? तो सर वो कमांड है सर, वही ऑप्शन है, स्टेप है ये। तो आपको फाइल ट्रांसफर करना है, विनसीपी में बताता है, आपका एक टूल है। तो एक्चुअली फाइल जिला की तरह टाइप से काम करता है फाइल जिला। राइट, फाइल जिला या फाइल जिला सेम, विनसीपी फाइल जिला सेम है। आप विनसीपी यूज कर लो या फाइल जिला यूज कर लो, सेम उसका काम रहता है, राइट? अब जब आपका फाइल ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आपको एक्चुअल इमेज कहां पे ले जानी थी? ओपन स्टैक GUI में, ग्लांस के अंदर, राइट? लेकिन अभी आपका इमेज कहां है? अंडर क्लाउड में है। तो उसके लिए एक सिंगल कमांड होती है, ग्लांस की कमांड, जो मैंने नोट कराया था। वो कमांड रन कर दो, बट वो कमांड रन कहां से होती है? ओपन स्टैक से होती है, ना कि सॉरी ओवर क्लाउड से होती है, ना कि अंडर क्लाउड से होती है। तो आपने फाइल को अंडर क्लाउड में रखना है, और अंडर क्लाउड लॉगिन करने के बाद सोर्स ओवर क्लाउड RC एक कमांड है। इस कमांड को चलाओगे तो आप ओवर क्लाउड में चले जाओगे। जब आप ओवर क्लाउड में चले जाओगे तो वहां पे वो ग्लांस कमांड को रन कर दो, तो आपकी जो अंडर क्लाउड में इमेज रखी हुई है वो आपकी ग्लांस में चली जाएगी। ग्लांस करके जो इमेज का एक PM रहता है उसमें चली जाएगी। ओवर क्लाउड तो ओपन स्टैक ही हुआ ना सर? हाँ, ओपन स्टैक ही। ओपन स्टैक एक VM है, वर्चुअल मशीन है जिसपे आप ऑपरेशन करते हो। ओके सर, क्लियर? यस सर। और अभी किसी को कुछ डाउट है? अरमान मलिक से कौन ज्वाइन है? जयुद्दीन। ओके, तो अभी एक रिज्यूम देख लेते हैं किस तरीके से आपका डिप्लॉयमेंट का रिज्यूम बनेगा। एक बंदा कोई अपना नॉर्मल रिज्यूम भेज दे मेरे को, नॉर्मल रिज्यूम जो आपका है, या फिर मैं बनाता हूं, 1 मिनट। कैफी, Unmuted. Muted. कैफी रिज्यूम मत भेजो, मैं बनाता हूं, तो आपका डिटेल बताते जाना, ठीक है? कैफी तुम्हारा बना देते हैं, सभी लोग देखना किस तरीके से रिज्यूम बनाते हैं।
एक सेकेंड मैं फॉर्मेट उठा लूं। से रवि ने किया। सर अपने अंडर से इंटरव्यू डिप्लॉयमेंट की तरह सर, तो शिप से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं आते सर, या फिर डिप्लॉयमेंट रिलेटेड? नहीं, सिप तो आपका बेसिक है, सिप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इवन सिप क्या है, आपका बेसिक प्रोटोकॉल है। इधर आप टेस्टिंग करोगे और डिप्लॉयमेंट करोगे। सिप एसडीपी और डायमीटर आपका कॉमन है। सिप एसडीपी डायमीटर कॉल फ्लो सब पूछा जाएगा। आपका डिप्लॉयमेंट भी करोगे तो भी कॉल फ्लो चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको बेसिक टेस्टिंग करना ही करना है, राइट? ओके। देखो, आपका दो कंपनी है। आप कैफी, फॉर एग्जांपल कैफी का एग्जांपल लेता हूँ। कैफी, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? सर वेदांग में सर, अभी तो वेदांग में। आपका पेरोल कंपनी क्या है? वेदांग है, राइट? वेदांग, यस सर। और आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो? मींस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन सा है जिसकी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो? एयरटेल सर। एयरटेल आपका क्लाइंट हो गया। एयरटेल आपका क्लाइंट है। आपका टोटल 3 मॉड्यूल रहता है। ओके सर। आपका टोटल 3 मॉड्यूल रहता है। एक आपका पेरोल कंपनी रहेगा, एक आपका प्रोडक्ट कंपनी रहेगा, एक आपका क्लाइंट रहेगा। किसके लिए काम कर रहा है, कौन काम करा रहा है और कौन पैसा दे रहा है। टोटल 3 कंपनी रहता है, राइट? आप अभी जहां काम कर रहे हैं टोटल 3 कंपनी रहेगा। किसके लिए काम कर रहा है, वो क्लाइंट हो गया। कौन काम करा रहा है, वो आपका प्रोडक्ट कंपनी हो गया। और कौन पैसा दे रहा है, वो आपका पेरोल कंपनी हो गया, राइट? क्लियर है? तो रिज्यूम में हमेशा प्रोडक्ट कंपनी, रिज्यूम में हमेशा प्रोडक्ट कंपनी का नाम आएगा, पेरोल का नहीं आएगा। अब वो पेरोल कंपनी कब बताना है और क्लाइंट का कब बताना है, वो आपको बताना है एचआर के लिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू के पहले एचआर कॉल करेगा, तब आपको बताना है कि आपका पेरोल क्या है और आप कौन से क्लाइंट के लिए काम करते हो, राइट? ओके सर। आपका रिज्यूम में आता है प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट, राइट? तो कुछ डिटेल चाहिए कैफी आपका? सबसे पहले आपका पेरोल अभी कौन सा है? पेरोल सर मेरा वेदांग। वेदांग। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन सा है? सेलेक्शन। और आपका क्लाइंट कौन सा है? एयरटेल सर। एयरटेल नहीं बोलोगे, भारतीय इंडिया। भारतीय इंडिया। हाँ, आप इंडिया प्रोजेक्ट में, भारतीय का इंडिया के बाहर भी है प्रोजेक्ट, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट का नाम बताना पड़ेगा भारतीय इंडिया। मेरा क्लाइंट भारतीय इंडिया है, राइट? आपका एक्सपीरियंस कितना है टेलीकॉम इंडस्ट्री में? 2 इयर्स सर। 2 इयर्स, ओके। आपका स्टार्टिंग कब किया था, पास आउट कब हो? पास आउट कब किया? 2018। ओके। आपका फर्स्ट कंपनी कौन सा था? स्टार्टिंग से ही सर। स्टार्टिंग से वेदांग ही है, राइट? यस सर। बंद कब से स्टार्ट किया था? जून जुलाई 2018? सितंबर 2018 सर। सितंबर 2018 टू टिल डेट, राइट? यस सर। टिल डेट, ओके। देखो, आपका टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो केवल और केवल 3 से 4 महीना मैक्सिमम आप रैंक पार्ट पे दिखा सकते हो, और आपको कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस कोर पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि 2 साल में से 1 साल रैंक पे दिखा दूं और 1 साल कोर पे दिखा दूं, तो रिज्यूम कम सिलेक्ट होगा। कम से कम आपको इस कंडीशन में 1.5 साल दिखाना पड़ेगा, राइट? और आपके ऑफर लेटर में क्या ड्राइव टेस्ट इंजीनियर लिखा होगा, राइट? यस सर। तो आप अगर चाहो तो 2 साल का पूरा भी कोर दिखा सकते हो, ठीक है?
उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपके ऑफर लेटर में ड्राइव टेस्ट इंजीनियर लिखा हुआ है और आपने कोर में काम कर रहा है। ऐसा कोई पोजीशन से कोई मैटर नहीं करता है। जो आपका ऑफर लेटर में कंपनी ने पोजीशन दिया है उससे कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि कुछ लोग दे देते हैं, कुछ कंपनी दे देती है सिस्टम इंजीनियर। सिस्टम इंजीनियर में आपका कौन सा सिस्टम इंजीनियर है कुछ भी डिफाइन नहीं रहता। तो इस चीज से कभी मत घबराना कि मेरे में RNO लिखा हुआ है या मेरे में ड्राइव टेस्ट इंजीनियर लिखा है, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि ड्राइव टेस्ट इंजीनियर भी आपका एक टेस्ट इंजीनियर है, RNO भी आपका एक टेस्ट इंजीनियर है, राइट? यस सर। क्लियर? तो आपका 2002 इयर्स होने वाला है अभी, राइट? सितंबर में हो गया है। हाँ, 2 साल हो गया है। तो आपका 3 प्रोजेक्ट लगाएंगे, पूरा का पूरा मैं कोर में बना देता हूं। अभी हैंडल कर पाओगे पूरा कोर में? यस सर, हैंडल करेगा सर। इंटरव्यू दे पाओगे 2 साल वाला प्रॉपर? यस सर, यस सर। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं 3 प्रोजेक्ट लगाऊंगा। एक लगा दूंगा तुम्हारा IMS हेल्थ चेक, वो आपका सितंबर 2018 से रहेगा। तो हेल्थ चेक 8 महीने का प्रोजेक्ट लगभग रहता है, 6 से 8 महीने का, ठीक है? तो आपका अप्रैल तक दिखा देंगे, ठीक है? इस तरीके से आपको रिज्यूम बनाना है, अप्रैल 2019, ठीक है? फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका चालू होगा अप्रैल 2019 टू नेक्स्ट आपका दिसंबर 2019। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका होगा जनवरी 2022 टिल डेट, ठीक है? यहां पे आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा CSCF अपग्रेड। अपग्रेड में आपका 2 प्रोजेक्ट होता है। अगर आपका CSCF अपग्रेड में आपका 2 प्रोजेक्ट होता है, किस तरीके से? अगर आप डिप्लॉयमेंट का इंटरव्यू डिफाइन करने जा रहे हो कि मैं डिप्लॉयमेंट करता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि मैं नोड को अपग्रेड करता हूं, ठीक है? अगर CSCF अपग्रेड आपका टेस्टिंग में है, तो आप क्या बोलोगे कि CSCF अपग्रेड दूसरा टीम करता है, उसके बाद में रिग्रेशन टेस्टिंग करता हूं, राइट? तो CSCF अपग्रेड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप डिप्लॉयमेंट में भी दिखा दोगे और टेस्टिंग में भी दिखा दोगे, दोनों में चलेगा। बट आपको डिफाइन करने का तरीका दोनों में अलग अलग होना चाहिए। अगर आप डिप्लॉयमेंट का रिज्यूम है तो आप क्या बोलोगे कि नोड को मैं अपग्रेड करता हूं। जब मेरा CSCF लाइव एनवायरनमेंट में होता है तो उस पे लाइव ट्रैफिक रिमूव करने के बाद वो स्टेबल एनवायरनमेंट में आता है। स्टेबल एनवायरनमेंट में आने के बाद में उसके सॉफ्टवेयर्स को या वर्जन को अपग्रेड करता हूं। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बता रहा हूं, ठीक है? अगर आप CSCF अपग्रेड को टेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर बताओगे तो क्या बोलोगे? मेरा CSCF अपग्रेड हो रहा है, तो इस अपग्रेड होने के बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करता हूं मैं। तो आपका CSCF अपग्रेड किस में हो जाएगा? टेस्टिंग प्रोजेक्ट में हो जाएगा। क्लियर? और एक प्रोजेक्ट आप दिखा देना MRF डिप्लॉयमेंट, करेक्ट? इस तरीके से आप 3 प्रोजेक्ट दिखा देना, ठीक है? ओके सर, यस सर। क्लियर है? इस तरीके से आप 3 प्रोजेक्ट दिखा देना। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट डाटा बन गया। आपका पेरोल कंपनी वेदांग है, आपका प्रोडक्ट कंपनी इरिक्सन है जिसके लिए काम करते हो, और आपका क्लाइंट भारतीय इंडिया है, ठीक है? एक्सपीरियंस 2 साल का है। अब इसको बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से आपका रिज्यूम बनेगा, ठीक है? किस तरीके से आप सभी लोग देखते जाना किस तरीके से रिज्यूम बनाना है और किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, ठीक है? 2 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन रिज्यूम कर रहा हूं, पॉज कर रहा हूं स्क्रीन को, देन उसके बाद रिज्यूम करूंगा। कैफी, आपका ये बेटर ये रहेगा, मेरा सजेशन ये है कि आप इसको IMS हेल्थ चेक की जगह रैन टेस्टिंग लगा लो 3-4 महीने का। तो उसमें आपको डिफाइन करने में भी डिफाइन करने में भी कोई इशू नहीं रहेगा, राइट? तो ये फर्स्ट 6 महीने का आपका रैन टेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पे मार्च तक आएगा, सॉरी अप्रैल तक लिख दिया था, मार्च तक आएगा, ठीक है? 6 महीने का आपका रैन टेस्टिंग हो जाएगा, 7 महीने का, ठीक है? फिर आपका करीबन 8 से 9 महीने का हो जाएगा
CSCF अपग्रेड, और करंट में आप MRF डिप्लॉयमेंट पे काम कर रहे हो, राइट। इस तरीके से आपका टोटल 3 प्रोजेक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो अब आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, रिज्यूम का फॉर्मेट में दे दूंगा, E1 में कुछ लोगों को बना दूंगा जिसको दिक्कत आ रही है, अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग सपोर्ट कर देंगे। एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको हेडिंग डिफाइन करना है। रिज्यूम का हेडिंग मैंडेटरी है। आपको फर्स्ट लाइन देख के, अगर कोई आपका रिज्यूम ओपन करे तो केवल और केवल फर्स्ट लाइन में, मतलब पहली नजर डाले और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कौन सी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, ये सारा डिटेल आपकी नजर में आ जाना चाहिए सामने वाले की। तो ये हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। तो आप क्या डालोगे यहाँ पे, 2+ एक्सपीरियंस, तुम्हारा 2+ है, राइट। टेस्ट इंजीनियर विद 2+ 2.0+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री, वर्किंग विद, कौन सी कंपनी के साथ हो आप? सर हुआवे इरेक्शन, दोनों से इरेक्शन। नहीं, कोई एक कंपनी बताओ। ये नहीं बोल सकते मैं हुआवे के साथ भी काम करता हूँ, इरेक्शन के साथ काम करता हूँ। करंट में आप किसी ना किसी एक कंपनी के साथ काम करते हो। अभी इरेक्शन हो सकता है। हाँ। रवि भूषण म्यूट प्लीज, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। ओके, अभी किस में हो? इरेक्शन में, राइट? यस सर। आपका नाम क्या डालना है यहाँ पे? सर कैफी आजमी। स्पेलिंग करेक्ट, राइट? सर मैं स्क्रीन स्लो आता है सर थोड़ा। अच्छा, सही है सर, सही है। ओके। मेल आईडी क्या है? सर azmi@gmail.com। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर? सर 8602 839800। 8602 9800। ओके, आपका स्काइप आईडी यहाँ पे डाल देना, ठीक है? ओके सर। आपको यहाँ पे हाइलाइट्स डालने हैं। हाइलाइट्स क्या है आपका रिज्यूम में, क्या डिफाइन करना है हाइलाइट्स में? आप कौन कौन से नोट पे काम किए हो और आपको टेक्निकली क्या क्या आता है। आपने टेस्टिंग किया है तो उसमें क्या चीज आता है, डिप्लॉयमेंट में क्या चीज आता है, आप बोल्टी पार्ट में कितना काम किए हो, एलटी पार्ट में कितना काम किए हो, कौन कौन से नोड पे काम किए हो, कौन से नोड का आपको नॉलेज है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे डालना है हाइलाइट्स में, राइट? जैसे यहाँ पे क्या है, और हाँ सभी लोग एक बात को नोट कर लो, एक पॉइंट नोट कर लो, रिज्यूम में वही डालना है जो आप डिफाइन कर सको। ऐसा कोई भी पॉइंट मत डालना जो आपको आता नहीं हो या फिर कुछ कंफ्यूजन। क्लियर? इस पे जैसे इस फर्स्ट लाइन को, कैफी तुम्हारी रिज्यूम है, इसको फर्स्ट लाइन को रीड करो, क्या लिखा है? Work on different type of testing, audit and validation of InnoDB, Core ID, LTE, MME products and their protocols have and feature and functional testing. ओके, अब आपका इस पे काम किया है InnoDB पे? यस सर। ओके, कोर नोट्स पे काम किया है? हाँ, कोर नोट पे काम किया है। और एलटी और एमएमई, आपका जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, आपका 2 साल है तो 2 साल के हिसाब से जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है वो केवल और केवल वोल्टी का लगाने जा रहा है, एलटी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट? तो आपको यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा, एलटी एमएमई प्रोडक्ट एंड देयर प्रोटोकॉल, ये हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि आप इस पे काम नहीं किए और आपने इसे यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, वर्किंग ऑन डिफरेंट टाइप, मीन्स आपने काम किया है तो काम पर आप बेसिक नॉलेज में डाल सकते हो इसको। इसमें आपको एलटी और एमएमई को बेसिक नॉलेज में डाल सकते हो, राइट? लेकिन आप वर्किंग में नहीं डाल सकते। इस तरीके से रिज्यूम को डिफाइन करना है, वर्किंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, ऑडिट, वैलिडेशन फॉर इनोडबी, कोर नोट्स के आगे लिख दो, कोर नोट्स के आगे लिख दो सीएससीएफ, क्योंकि आप सीएससीएफ पे काम किए हो, एमआरएफ, ठीक है? टेस्ट भी लिख दो, क्योंकि डेफिनेटली जब आप एमआरएफ के साथ काम करोगे तो बहुत कुछ पार्ट टेस्ट का भी कवर हो जाएगा तुम्हारा। ओके सर, ठीक है? क्या हो गया आपका, कोर नोट, सीएससीएफ, एमआरएफ, टेस्ट, वोल्टी प्रोडक्ट एंड देयर प्रोटोकॉल, फीचर एंड फंक्शनल टेस्टिंग, करेक्ट? क्लियर है सबको? ओके, अगर इसमें और कुछ डिफाइन करना हो, नेक्स्ट लाइन क्या है, गुड एक्सपीरियंस इन आईएमएस आर्किटेक्चर विथ ऑल ऑफ द नोड्स दिस एंड आल्सो हैविंग नॉलेज ऑफ एंड टू एंड कॉल फ्लो इंक्लूडिंग आईएमएस रजिस्ट्रेशन, राइट?
Yes, sir. अब थर्ड लाइन क्या है आपका? एक्सपीरियंस एट एनालिसिस, डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड रिव्यू। इसमें आप एक चीज, एक नेक्स्ट Yes, पॉइंट sir. बना दो, एक्सपीरियंस ऑन डिप्लॉयमेंट, एक्सपीरियंस ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ वोल्टी नोड। करेक्ट, आपका वोल्टी नोड का डिप्लॉयमेंट Yes, sir. आपको आता है, राइट? ये और लिख दो। Yes, इसमें sir. आपका एलटी का मैं कुछ नहीं लगा रहा हूं क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए, बट डेफिनेटली अगर आपका 3 साल का 4 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो उसको एलटी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? और कैफी ऐसा नहीं है कि 2 साल में एलटी नहीं लगाना है। अगर आपको एलटी आता है तो आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, गुड नॉलेज अबाउट एलटी आर्किटेक्चर, एलटी नोट्स एंड ऑल। बट मैं आपके ऊपर छोड़ा हूं, अगर आपको आता है तभी आप यहाँ नोट डाउन करना। क्लियर? Okay, sir. Okay. इसलिए मैं यहाँ पे आपको छोड़ देता हूं। अगर आपको लगे कि मैं एलटी को भी डिफाइन कर सकता हूं तो यहाँ पे नोट डाउन कर देना, गुड नॉलेज अबाउट एलटी Okay, आर्किटेक्चर, एलटी नोट्स एंड ऑल। ओके, Okay, sir. Yes, sir. क्लियर? आपको ऑपरेटिंग, अब आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टूल्स डिफाइन करना। आपका टेक्निकल स्किल क्या क्या है? क्लियर? तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा आता है? विंडो आता है और लाइनेक्स आता है, राइट? आता है सर। लाइनेक्स भी आता है। लाइनेक्स आपको बताना पड़ेगा, विदाउट लाइनेक्स बहुत ज्यादा नहीं, पॉसिबिलिटी 100% लेस नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर आपको लाइनेक्स बिल्कुल भी नहीं आता है, 1-2 कमांड भी नहीं आती है तो कोई नहीं लेगा, ठीक है? और जो मैं लास्ट वीक में जो 25 से 26 कमांड दिया हूं, अगर उतना ही बता दोगे तो सफिशिएंट है। हाँ हाँ, कितना कमांड है टोटल? लास्ट वीक में बहुत कुछ ऐड किया था। हाँ हाँ, कुछ ऐड करके भेजा था तो 30+ कमांड हो गया है। अगर वो 30+ कमांड बता दोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है? आपको टूल के ऊपर बताना है। अगर आप कोई टूल पे काम करते हो, वायरस आर्क टूल तो सभी यूज करते हैं, राइट? वायरस आर्क तो सभी को यूज करना है। इवन आप डिप्लॉयमेंट में भी काम करते हो तब भी आपको वायरस आर्क आना चाहिए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के बाद बेसिक्स टेस्टिंग होती है, जो फंक्शनल टेस्टिंग, वो आपको करना होती है, राइट? तो अगर उसमें कुछ इशू आ रहा है, कोई टेस्ट पास नहीं हो रहा है, तो आपको एनालिसिस किससे करना है? वायरस आर्क से करना है। बट अगर इसके आगे कोई डिफेक्ट ट्रेस करने के लिए जीरा यूज करता हो तो जीरा लिख देगा, राइट? और कोई दूसरा टूल यूज करता हो तो दूसरा टूल लिख देगा। यहाँ पे जितना आपको टूल आता है वो सारा यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। डिफाइन कर दोगे मींस वर्डिंग लिख दोगे, वायरस आर्क आता है, जीरा आता है, जो भी टूल आपको आता है। जेनेक्स असिस्टेंट, जेनेक्स प्रोब, ये सब डाल सकते हैं क्या? जेनेक्स वो डालने के तो डाल सकते हो, बट उसका कोई यूज नहीं है। उसका कोई यूज नहीं इन द सेंस, सामने वाले को इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपको वो टूल आता है तो आपने लिखा है, बट उसका कोई यूज नहीं है। अपने को रिज्यूम ऐसा बनाना है कि सामने वाले को जो रिक्वायरमेंट है वही हाईलाइट करना है, राइट? सामने वाला रिक्वायरमेंट क्या रखे उसी हिसाब से अपने को हाईलाइट करना है। आप इंटरव्यू कहां दे रहे हो? कोर नेटवर्क के लिए दे रहे हो। जेनेक्स प्रोब वगैरह जो टूल है वो आपके रैन पार्ट के हैं, राइट? रैन टेस्टिंग के हैं। तो उनको ना डाल, मेरा सजेशन है उनको ना डालो। बट डालोगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपको वो टूल आता है तो आप डाल सकते हो। बट डालोगे इसलिए नहीं क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं बढ़ाएगा आपके रिज्यूम का। आपके रिज्यूम में आपको वही चीज डालनी है जो आपके रिज्यूम का सजावट करे, आपके रिज्यूम को अट्रैक्टिव बनाए। क्लियर? यस सर। रिज्यूम बनने से मतलब नहीं है सर। जैसे जीरा टूल का नाम सुना होगा, डिफेक्ट रेजिंग के काम में आता है। अगर किसी को वो आता हो जीरा टूल, या गूगल से कोई पढ़ सकता है, डेफिनेटली क्लास में होगा ही होगा, टेस्टिंग की क्लास में, ठीक है? बट अगर अभी आपको डालना है तो आप जीरा डाल सकते हो, बट उसको पहले पढ़ लेना। अगर आपने यहाँ जीरा डाला है तो इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको डेफिनेटली बताना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकते नहीं ये चीज मुझे नहीं आती, राइट? अगर किसी को C++, जावा, पाइथन इस लैंग्वेज में से कोई भी एक आता हो तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करके वो पॉइंट ऐड कर सकता है। C++, जावा, पाइथन, जो कुछ भी आता हो। और नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? ओके सर। अब यहाँ पे आते हैं प्रोटोकॉल। तो अभी कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल कर लिए हैं? सिप सर, एसडीपी, ओके, और डायमीटर सब बताया था आपने। हाँ, डायमीटर अभी थोड़ा सा बताया है। अब आपका रजिस्ट्रेशन और जब कॉल होगा तो डायमीटर काम में आएगा। तो सिप, एसडीपी, डायमीटर, राइट? डायमीटर 2 बार लिखा हुआ है। यस सर। और जब आप एलटी करोगे तो सारे एलटी के प्रोटोकॉल आ जाएंगे। बोल्टी में भी काफी सारे प्रोटोकॉल हैं। कॉल फ्लो जब देखोगे तो जितना भी प्रोटोकॉल होते जाएगा आपका,
वो आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल नॉलेज में डाल देता है। तो डायमीटर कब बताए थे आप? डायमीटर अभी नहीं बताया है, शायद इस क्लास में अभी नहीं हुआ है। सुभ्रन लेता है डायमीटर की क्लास, अभी नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक में होगा या उसके आगे वाले वीक में होगा। ठीक है, एक बार आपका वोल्टी का कॉल फ्लो हो जाएगा, उसके बाद रिज्यूम को आपको जो आपके एंड से क्लियर होते जा रहा है वो आपको अपडेट डेफिनेटली करना है। क्लियर? अब आपने वोल्टी आर्किटेक्चर, आईएमएस आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो उसमें कौन कौन से इंटरफेस आपको पता है, कौन कौन से इंटरफेस आते हैं आपको, वो सारे इंटरफेस डालना है। कौन कौन से इंटरफेस पे काम किया है अभी? इंटरफेस सर। हाँ हाँ, और प्रोटोकॉल का मैं अभी एक बार और बताऊंगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से भी ऐड करने होते हैं, वो मैं अभी प्रोजेक्ट पे आऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, इस पे अभी और इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, वो बट प्रोजेक्ट के हिसाब से करना है। बट अभी जो आपको आता है वो आपको डालना है। तो इंटरफेस, कौन कौन सा इंटरफेस आपको आता है? सर ये छोड़ दो, देखना पड़ेगा मुझे सर। आर्किटेक्चर ओपन करो, अभी ओपन करो। हाँ हाँ, अभी ओपन करो। सुब्रम ने बताया था आईएमएस आर्किटेक्चर। देखो पढ़ाई नहीं कर रहे तुम। एमआर इंटरफेस कहाँ है? जीएन इंटरफेस। एक आपका जीएम इंटरफेस है, राइट? जीएम इंटरफेस कहाँ कहाँ होता है? और यूई टू पीसीएससीएफ कॉलिंग के लिए। हाँ, कॉलिंग के लिए जीएम इंटरफेस, राइट? यूई एंड एसवीसी के बीच में आपका जीएम इंटरफेस है, राइट? एसवीसी जो आपका पीसीएससीएफ है। ठीक है, आपका जीएक्स, जीवाई, जीजेड जो ये इंटरफेस होते हैं, इसका अभी क्लास हुआ नहीं है। ठीक है, ये आपका ओसीएस, ओएफसीएस और पीसीआरएफ के बीच में होता है। पी गेटवे, ओसीएस, ओएफसीएस, पीसीआरएफ। हाँ हाँ, यहाँ पे इंटरफेस होता है। एसएच इंटरफेस होता है आपका टास्क एंड एचएसएस के बीच में एसएच इंटरफेस होता है। सीएक्सडीएस इंटरफेस कहाँ होता है आपका? सीएससीएफ एंड एचएसएस के बीच में, एचएसएस के बीच में, राइट? तो एक क्लास हुआ था उस पे बस मेंशन किया गया था, इस पे कुछ हाँ मेंशन किया गया था। इसका वर्किंग अब आगे पता चलेगा। अब आपका जब रजिस्ट्रेशन देखोगे, कॉल देखोगे, तो इन सब का यूज होगा। एमआर इंटरफेस आपका कहाँ यूज होता है? आपका टेस्ट एंड एमआरएफ के बीच में, राइट? तो ये सारे आपको जितना भी इंटरफेस का आपको पता है, जितना भी इंटरफेस पे आप काम करते हो, वो आपको आना चाहिए। और मैं बताया जैसे अभी प्रोजेक्ट आएगा, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली और इंफॉर्मेशन ऐड होगी यहाँ पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जब आप एलटी कवर कर लोगे तब और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, और इंटरफेस ऐड होते जाएंगे, एलटी के सारे हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक अभी किसी को डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं? अगर आप इंटरव्यू में आपका रिज्यूम अच्छे से डिफाइन कर पाते हो तो 50% आपका इंटरव्यू क्लियर होता है। ओनली आप रिज्यूम को डिफाइन कर दो, आपके रिज्यूम में क्या लिखा है वो आपको सिर्फ बताना है कि हाँ ये चीज मैं रिज्यूम में लिखा हूं और ये चीज मुझे आता है। क्योंकि आप सामने वाले को आप अपना चेहरा लेकर भी जाओ तो सामने वाले को पता नहीं होता कि आपको कितना नॉलेज है कि नहीं। केवल और केवल आपका रिज्यूम देखेगा सामने वाला और देखेगा हाँ बंदा इस पे भी काम किया है, इस पे भी काम किया है, अब ये एक्चुअल में काम किया है कि नहीं, उसके लिए वो क्रॉस क्वेश्चन करता है। दैट्स इट। क्लियर? अब आता है रिज्यूम। जैसे कैफे का डिटेल है, ठीक है, मैं क्या बताया था कि कंपनी इंफॉर्मेशन आपका टोटल 3 पॉइंट होता है। आपका पेरोल कौन सा है, आपका प्रोडक्ट कंपनी कौन सा है, आपका क्लाइंट कौन सा है, राइट? कभी कभी किसी किसी के साथ ये दोनों कंपनी सेम हो सकता है, पेरोल एंड प्रोडक्ट ये सेम हो सकता है, राइट? ये सेम भी हो सकता है आपको, तो दोनों में इरेक्शन डाल देना है कि हमारा प्रोडक्ट कंपनी इरेक्शन है और मेरा पेरोल भी इरेक्शन है, मैं किसी थर्ड पार्टी से नहीं हूं, ऑन रोल इरेक्शन हूं, राइट? अब आपका प्रोजेक्ट डिफाइन होगा, तो आपका यहां से नहीं आते हैं, मैं थर्ड से प्रोजेक्ट चालू करता हूं, यहां से रैन टेस्टिंग से चालू करता हूं। ठीक है, ये मैं अभी ऊपर एडिट कर दूंगा बाद में, मैं अभी यहां से चालू कर देता हूं। ठीक है, रैन टेस्टिंग। रैन टेस्टिंग आपने कौन सी कंपनी के लिए किया है? रैन टेस्टिंग कौन सी कंपनी के लिए किया?
प्रोडक्ट कंपनी कौन सा था? Huawei Ericsson सर। नहीं नहीं, कोई एक बोलो, ये नहीं बोल सकते कि मैं 2 कंपनी के साथ काम करता हूँ, ये कभी नहीं बोल सकते। कोई एक बंदा 2 कंपनी में जॉब नहीं कर सकता ना। ओके सर। आपको क्या बोलना है? मैं एरिक्सन में काम करता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पर हुआवे डालना है तो हुआवे डालो और हुआवे में काम करते हो। सेम टाइम पे 2 कंपनी में कैसे काम कर पाओगे? ओके सर। राइट, या तो आप हुआवे में कुछ टाइम काम करोगे 4 महीने, और प्रोजेक्ट आपका चेंज हो जाएगा तो एरिक्सन में चले जाओगे, ये हो सकता है। यस सर। डेफिनेटली आप हुआवे एरिक्सन दोनों की ड्राइव करते हो, लेकिन आपको बताना नहीं है कि मैं 2 कंपनी के साथ काम करता हूँ। राइट। यस सर, अंडरस्टैंड सर। तो अभी आप जैसे इरेक्शन में काम करते हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है? टेस्ट इंजीनियर है। आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? रैन टेस्टिंग है, मींस आप जो ड्राइव करते हो। ठीक है, वो आपका क्या है? रैन टेस्टिंग। रैन टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपने कब से कब तक किया है? सितंबर 2018 टू मार्च 2019। यस सर। क्लियर? अब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहा है कि सिंगल साइड ड्राइव टेस्ट, क्लस्टर ड्राइव, ड्राइव टेस्ट एनालिसिस, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, ये चीज तो कोई डिफाइन करने को सबको आता होगा। मैं क्यों डिफाइन करूं इसको? राइट। ये तो डिफाइन करने वाला बात है नहीं, सब लोग इसी पे काम करते हैं, सबको आता होगा। यस सर, डिफाइन। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, कोई इंटरव्यूअर अगर वो बंदा इसको इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आपके इस प्रोजेक्ट में से भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके लिख दिया रैन टेस्ट का। रैन टेस्ट से भी क्वेश्चन कर सकता है सामने वाला, क्योंकि आपने रिज्यूम में लिखा है। क्लियर? यस सर। अब आप सेकंड प्रोजेक्ट पे आओ। सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा है आपका? सर सीएसएफ अपग्रेडेशन। सीएससीएफ अपग्रेड। आप किसका डिप्लॉयमेंट का बना रहे हो? सीएससीएफ सर। सीएससीएफ अपग्रेड। ठीक है, तो आप यहां पे लगा दो सीएससीएफ अपग्रेड। सीएससीएफ अपग्रेड आपका ये थर्ड प्रोजेक्ट आपका नहीं है यहाँ पे हिस्ट्री में, इसको डिलीट करो। ठीक है, सीएससीएफ अपग्रेड आपका कब से कब तक है? अप्रैल 2019 टू दिसंबर 2019। 8 महीने आपने 9 महीने सीएससीएफ अपग्रेड में काम किया है। दिसंबर 2019। राइट। आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही? आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही? आप नोट डाउन करना, डिप्लॉयमेंट टीम में हो। यस सर, नोट्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ नोट्स, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट केस, ये सब कैसा इसमें? बताओ बताओ। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस अभी लास्ट में बताया था, अभी रिवाइज भी कराया है। क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सारा चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा वो? हाँ हाँ, सारा चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। आपका अपग्रेड इज नथिंग बट जस्ट डिप्लॉयमेंट है। आपको केवल और केवल सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। ठीक है, तो आपका क्लाउड एनवायरनमेंट सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। ठीक है, तो मैं बताते जाता हूं। ठीक है, मैं बताते जाता हूं क्या है आपका। डेफिनेटली ये वाला चीज आएगा ही आएगा, प्रिपेयर टेस्ट केस एंड ऑल, ये वाला चीज बाद में आएगा। बट आप डेफिनेटली डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो तो कुछ टर्म आपको डिप्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिखना पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डिप्लॉयमेंट में? Unmuted. प्रिपेयर क्लाउड इन एनवायरनमेंट। राइट, प्रिपेयर Muted. इसमें क्या लिख दोगे आप?
Redeployment. Yes. राइट। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्लाउड एनवायरनमेंट, राइट। डेफिनेटली आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो पहले मिल जाएंगे, राइट। आपको लैब एक्सेस मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, वो सारा चीज एचएलडी एलएलडी मिल जाएगा। अगर आपका एचएलडी मतलब आपको एचएलडी लिखना पड़ती है तो वो भी बता सकते हो यहाँ पे। अगर आप एचएलडी लिखते हो तो प्रिपेयर एचएलडी एलएलडी, बट जैसे आपका रिज्यूम 2 साल का है तो 2 साल वाले बंदे को एचएलडी लिखनी नहीं मिलेगी प्रैक्टिकल, तो 2 साल वाला बंदा नहीं बता सकता कि मैं एचएलडी भी लिखता हूँ। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस तो बोल सकते हो कि हाँ मैं एचएलडी भी लिखता हूँ, तो उसका भी एक आप पॉइंट डाल सकते हो, राइट। क्लियर? यस सर। आपने एनवायरनमेंट रेडी कर लिया, अब आपका क्या काम है? सर नो प्री-चेक प्रिपरेशन ऑफ जेसन फाइल्स फॉर डिप्लॉयमेंट। हाँ, देन आपको क्या करना है? रीचेबिलिटी ऑफ क्लाउड VM टू क्लाउड VM टू कहां की रीचेबिलिटी करना है? क्लाउड VM टू peer nodes of क्लाउड एंड आपका कौन सा सबनेट? IP सबनेट। IP सबनेट मींस आपको क्या करना है? क्लाउड VM से, क्लाउड VM मींस आपको अंडर क्लाउड लॉगिन करने के बाद अदर नोड की रीचेबिलिटी चेक करना है, पीयर नोड की रीचेबिलिटी चेक करना है क्लाउड की, प्लस जो आपका IP सबनेट पूल है जहां पे आप डिफाइन करने जा रहे हो आपके वर्चुअल मशीन को, ठीक है, उसका एक IP सबनेट पूल मिला होगा आपको, राइट। वो IP पूल रीचेबल है कि नहीं है? क्लियर? यस सर। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, मिस कर दिया है अपन ने, नेटवर्क डेफिनेशन या फिर बोल सकते हो नेटवर्क क्रिएशन। क्लियर? यस सर। ये आपका रीचेबिलिटी चेक कर ली, अब आपका क्या काम है? डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपका क्या काम? जेसन फाइल लिख सकते हैं, राइट। प्रिपरेशन ऑफ जेसन फाइल, जेसन फाइल, प्रिपरेशन ऑफ जेसन फाइल और इनपुट फाइल भी बोल सकती हूँ, इनपुट फाइल फॉर डिप्लॉयमेंट, राइट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेसन फॉर्मेट भी हो सकता है, XML फॉर्मेट भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कि जेसन ही हो, XML भी हो सकता है, राइट। लेकिन आप जेसन को इसलिए ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो मैं CSEF अपग्रेड करता था वहां पे जेसन फॉर्मेट में फाइल इनपुट होता था, तो मैं जेसन फाइल लिखा हूं। आप जो चीज लिख रहे हो उसको डिफाइन करना आना चाहिए, दैट्स इट। आप यहाँ पे PDF भी लिख सकते हो, लिख दो PDF, बट आप PDF को डिफाइन कर पाओ, यहाँ मैं PDF फाइल अपलोड करता हूँ, राइट। सामने वाले को नहीं पता कि आप जेसन करते हो, XML करते हो कि PDF करते हो, राइट। तो जो भी आप लिखो उसको कॉन्फिडेंस के साथ समझाना है सामने वाले को, दैट्स इट। इन नोड पे डिपेंड करता है ना कौन सा वो नोड पर डिपेंड करता है। हाँ, जेसन फाइल इनपुट डेटा ले रहा है या फिर XML फाइल इनपुट डेटा ले रहा है, वो नोड पर डिपेंड करता है। मोस्ट 80% में जेसन फाइल ही लेता है, 80%, ठीक है। जैसे टेस्ट में काम करोगे, एंटास है वो XML फाइल इनपुट लेता है, बट ओटेस है वो जेसन फाइल लेता है। टेस्ट के 2 प्रोडक्ट हैं, ओटेस एंड एंटास। ओटेस लेता है आपका जेसन फाइल और आपका जो एंटास है वो XML फाइल लेता है, तो नोड पर डिपेंड करता है, राइट। अब आपका यहाँ पे इतना हो गया, आपको फाइल रेडी कर लिया, अब आपका क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? सर चेक डिप्लॉयमेंट स्टेटस सर। हाँ, प्रिपेयर कर लिया, देन आपको क्या करना है? VM डिप्लॉयमेंट एंड ट्रबल शूटिंग। डिप्लॉयमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, VM डिप्लॉयमेंट एंड ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। डिप्लॉयमेंट में कोई ट्रबल फेल होगा, ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी तो आप रिस्पॉन्सिबल हो ना, राइट। उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा। गॉट इट? तो क्या लिखोगे? VM डिप्लॉयमेंट एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, राइट।
अब वो पूछेगा कैसे डिप्लॉयमेंट करते हो, कैसे ट्रबल शूटिंग करते हो, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखे हो इसी में से आपका क्रॉस क्वेश्चन होना है, दैट्स इट। क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वही चीज लिखना जो आपको आता है मैक्सिमम, जो आपने कवर कर रखा है। क्लियर? आपका ये हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद सर उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट हो गया, ट्रबल शूटिंग कर लिया, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया। अब आपका क्या काम है नेक्स्ट? विद ऑल इंटरफेरेंस। यस, उसको छोड़ सकते हो क्योंकि वो बस टेस्टिंग पार्ट वो है आपका, आपका रीचेबिलिटी। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VM as per required कोडेक, मतलब आपको मॉब फाइल में जिस हिसाब से कोडेक सेट करने को बोला है, जो आपको मॉब फाइल में मिला है उस हिसाब से आपको कोडेक सेट करना है और आपको कॉन्फ़िगरेशन कर देना है नोड का। क्लियर? यस सर। क्लियर? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो मैं बताया हूं, इसी तरीके से मैं लिखवा रहा हूं कि आप इस तरीके के डिफाइन कर सको सामने वाले को, इंटरव्यूअर को। क्लियर? क्लियर सर। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे क्या करते हो? आपने कॉन्फ़िगर कर दिया नोड को, इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन या बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हो, हाँ, इंटीग्रेशन विथ पीयर नोड्स ऑफ आवर VM। हाँ, ये है, ये लिख सकते हो। आपको क्या करना है इसमें? इंटीग्रेशन विथ पीयर नोड्स ऑफ VM। आपके VM के पास जितना भी पीयर नोड है उसका इंटीग्रेशन करोगे आप, मींस आप उसको रूट डिफाइन करोगे आपके एंड पे और आप सामने वाले एंड पे, मींस फॉर एंड पे अगर जरूरत पड़ती है तो वहां भी मेल करके डिफाइन करवाओगे। जब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप इसकी रीचेबिलिटी टेस्टिंग कर लोगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लोगे। क्लियर? यहां तक हो गया आपका पॉइंट। अब आपको क्या स्टार्ट करना है? आपका नोड कंप्लीट इंटीग्रेट हो गया है, सब कुछ रीचेबिलिटी ओके है। अब आपको क्या करना है? टेस्टिंग स्टार्ट करना है, फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में आप ये 2 पॉइंट डाल सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट केस एज पर रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस। ये चीज आप यहां तक आप दे सकते हो, यहां ये 4 पॉइंट डाल सकते हो, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे इसमें आपके। ठीक है, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे इसमें, 4 पॉइंट आ जाएंगे। आपको टेस्ट केस को प्रिपेयर करना है, टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, आपको प्रिपेयर अपडेट जो रिपोर्ट वगैरह बनती है टेस्टिंग की वो बनाना है, अगर कोई क्वेरी आती है तो उसको रेज करना है। क्लियर? क्लियर सर। देखो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा तो ये पार्ट छोड़ सकते हो, जो टेस्टिंग का पार्ट है वो छोड़ सकते हो, बोल दो कि टेस्टिंग टीम हमारी डिफरेंट है तो अपग्रेड मैं कर देता हूं, टेस्टिंग वो दूसरा टीम कर सकता है, कर देगा। राइट? क्लियर? सर। ये भी बोल सकते हो आप कि टेस्टिंग टीम है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फंक्शनल टेस्टिंग की। डेफिनेटली आपके टेस्टिंग करने के बाद टेस्टिंग टीम इसका रिग्रेशन टेस्टिंग करेगी, बट एक डिप्लॉयमेंट टीम का काम होता है डिप्लॉयमेंट करने के बाद एक फंक्शनल टेस्टिंग जो सीट रहता है वो आपको जाएगा। टेस्टिंग क्वेश्चन क्या बनेगा सर? टेस्टिंग का क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका VM डिप्लॉय हो गया, आपने टेस्टिंग करना है कि आपका VM का टेस्ट केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो आप टेस्ट कैसे करोगे? राइट? तो आपने आपके पास आप किस में हो? स्टेबल एनवायरनमेंट में हो। राइट? स्टेबल एनवायरनमेंट में हो मींस आपके पास पीयर नोड्स हैं, रियल नेटवर्क के पीयर नोड हैं आपके। राइट? आपको टेस्ट हैंडसेट्स दिए जाएंगे और टेस्ट सिम दी जाएंगी। आप टेस्ट सिम को फोर्सफुली प्रोविजन करा के इस पर्टिकुलर CSCF में लाओगे। ठीक है, HSS में फोर्सफुली प्रोविजन करा के आप इस CSCF में लैच करा लोगे, CFX में लैच करा लोगे। उसके
ये आपका हो गया CSEF अपग्रेड का प्रोजेक्ट। इसको एक्सप्लेन करने में अभी किसी को कोई दिक्कत है कि क्या एक्सप्लेन करना है क्या नहीं करना है? करेक्ट। अब सामने वाले का एक क्वेश्चन और हो सकता है कि ये CSCF अपग्रेड क्यों हो रहा है? आपका वर्जन अपग्रेड हो रहा है कि क्या अपग्रेड हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हो, राइट? तो आपको यहाँ रीजन बताना पड़ेगा। यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपका CSCF का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, आइदर आपका प्लेटफॉर्म अपग्रेड हो रहा है। आपका पहले या तो हार्डवेयर पे था तो वो क्लाउड पे आ रहा है, या फिर क्लाउड का प्लेटफॉर्म भी अपग्रेड हो सकता है कि हमारा क्लाउड पहले Civix 18 वर्जन पे था, अब मेरा Civix 19 वर्जन पे आ रहा है, तो हमारा डेफिनेटली CSCF डिलीट करना पड़ेगा। जब मेरा क्लाउड अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद फिर से CSCF को डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस आएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको फिक्स रहना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है, किस बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कि आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन अपग्रेड हो रहा है कि प्लेटफॉर्म का अपग्रेड हो रहा है। आइदर आपकी नोड का अपग्रेड होगा या फिर आपके प्लेटफॉर्म का अपग्रेड होगा आपकी नोड का, राइट? यस सर। आई होप इसमें अभी तक एक प्रोजेक्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आपका थर्ड और सेकंड जो प्रोजेक्ट है आपका क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तो नोट डाउन कर दूं मैं। आप बीटेक कब किया है कैफी? बीटेक 2018 सर कंप्लीट है। ओके। 2014 से 18। और सेकेंडरी? सेकंड 2014 14 सर। 14। और ये 12 10 12 क्लियर है? क्लियर सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ डाल सकते हो। क्या डेट ऑफ बर्थ? 01/02/94 सर। 01 February 1 Feb 94। ओके, ठीक है। यहाँ पर डेट वगैरह कर देना, ठीक है। तो आपका CSCF अपग्रेड प्रोजेक्ट क्लियर हो गया। अब आपका यहाँ पे इसी एम्प्लॉयर के अंदर आ रहा है, नोट डाउन करना, ये दो प्रोजेक्ट सेम एम्प्लॉयर के अंदर आएंगे, ये सेम कंपनी के अंदर आएंगे, राइट? यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट डालना है। आपका कंपनी कौन सा है? एरिक्सन है। एरिक्सन है। डेजिग्नेशन आपका टेस्ट इंजीनियर है। आप डिप्लॉयमेंट इंजीनियर नहीं लिखोगे डेजिग्नेशन में, डिप्लॉयमेंट इंजीनियर करके ऐसा कोई होता नहीं है, ठीक है? टेस्ट इंजीनियर ही होता है। हाँ, टेस्ट इंजीनियर होता है। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि मैं तो डिप्लॉयमेंट करता हूँ बट आपने टेस्ट इंजीनियर क्यों लिखा। वो टेस्ट इंजीनियर ही डेजिग्नेशन होता है, डिप्लॉयमेंट वाले बंदे का भी, ठीक है? आप R&D में जाओगे या कहीं भी जाओगे टेस्ट इंजीनियर ही मोस्टली होता है, ठीक है? तो आप टेस्ट इंजीनियर को, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब से कब तक है? दिसंबर 2019 तक तो ये वाला प्रोजेक्ट किया है, राइट? और जनवरी में कहाँ मूव किए? हाँ, जनवरी में कहाँ मूव किए? MRF डिप्लॉयमेंट में, राइट? ये भी आपका डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट हो गया, ये भी आपका डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट हो गया। तो अभी आप कहाँ कब से? जन 2022 टिल नाउ आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो? MRF डिप्लॉयमेंट में, राइट? इसमें क्या लिखोगे? MRF डिप्लॉयमेंट, MRF डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग, ये लिख सकते हैं, टेस्टिंग, ठीक है? हाँ हाँ। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेंगी? सेम रहेगी इसमें भी सर, चेंज सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, इसमें कोई चेंज होने का ऑप्शन ही नहीं है, राइट? ऑप्शन नहीं सर, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब कुछ सेम ही करना है डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड। बट ये आपका CSCF नोड के लिए करना है, वो आपका MRF नोड के लिए करना है। हाँ, क्लियर? आपको क्लाउड एनवायरनमेंट इसमें भी प्रिपेयर करना है, रीचेबिलिटी इसमें भी चेक करना है, इसमें भी आपको JSON फाइल प्रिपेयर करना है, इसमें भी आपको VM डिप्लॉयमेंट ट्रबल शूटिंग करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। हाँ, बस इसमें इंटरव्यू ये पूछेगा कि आप जब MRF डिप्लॉयमेंट के बाद आप MRF की टेस्टिंग कर रहे थे तो कौन से टेस्ट केस परफॉर्म कर रहे थे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि MRF का काम क्या है। MRF का काम क्या है? कॉल कॉन्फ्रेंस
कॉल कॉन्फ्रेंस, कॉल रिकॉर्ड होता है, कॉन्फ्रेंस भी होता है, अनाउंसमेंट भी होता है, राइट। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। जब टेस्टिंग का पॉइंट आएगा तो वो बोलेगा एक दो सिनेरियो टेस्ट केस बताओ, कौन कौन से परफॉर्म करते थे और कैसे परफॉर्म करते थे। तब आपको जाके ये बताना है कि मेरा जैसे अनाउंसमेंट का है तो हमारा फॉरवर्डिंग अनाउंसमेंट आ रहा है कि नहीं, तो हमारा कॉन्फ्रेंस फॉरवर्डिंग अनाउंसमेंट, स्विच ऑफ अनाउंसमेंट, बिजी अनाउंसमेंट, ये सारा आ रहा है कि नहीं, राइट। अगर आप एमआरएफ की टेस्टिंग करोगे तो आपको केवल और केवल इस पे फोकस करना है। आप टेस्ट लोगे एमआरएफ एंड पे, उसमें आप ये डिफाइन करोगे कि यस मेरा अनाउंसमेंट वर्किंग है, पर्टिकुलर अनाउंसमेंट, पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस वर्किंग है कि नहीं, राइट। क्लियर है? इस तरीके से आप अपना बता सकते हो डिप्लॉयमेंट पार्ट को। अब मैं बताया था कि अभी कुछ देर बाद यहां पे और प्रोटोकॉल और इंटरफेस बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट चेंज होंगे, राइट। बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, जैसे आप एमआरएफ में काम करोगे, ठीक है, तो एमआरएफ में काम करोगे तो कौन कौन से प्रोटोकॉल आएंगे, कौन एमआरएफ का किसी को आइडिया है कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? अगर आर्किटेक्चर को तुम लोगों ने घर पे रिवीजन किया होगा तो डेफिनेटली पता होगा। Unmuted. एमआर इंटरफेस होगा, राइट। तो ये आपका लिखा है, हाँ कौन सा इंटरफेस? हाँ एमपीएमबी, हाँ वो भी हो सकता है, बट वो एमआरएफपी एमआरएफसी में है। हाँ ठीक है। और आपका प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा? एमआरएफ से प्रोटोकॉल पे काम करता है तो सिर्फ प्रोटोकॉल है, डेफिनेटली है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ऐसा ना हो कि आपने एमआरएफ का प्रोजेक्ट लगाया और Muted. इंटरफेस लगा ही नहीं रहे, तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप जिस प्रोडक्ट पे काम करते हो उस प्रोडक्ट का इंटरफेस और प्रोटोकॉल तो आपको पता होना चाहिए, वो तो यहाँ ऐड होना चाहिए, राइट। गॉट इट। जैसे आप सीएससीएफ का प्रोजेक्ट लगाए तो सीएससीएफ कौन कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? सिप पे काम करता है, डायामीटर पे काम करता है, एचडीपी पे काम करता है। और इंटरफेस कौन कौन सा होता है? सीएक्सडीएक्स होता है, राइट। सीएक्सडीएक्स इंटरफेस होता है। और कौन सा इंटरफेस होता है? वहां बस ये दो ही इंटरफेस मैक्सिमम होते हैं। और आपका स्टेप पे काम का होता है और डायमीटर पे काम होता है। क्लियर है? तो ऐसे प्रोटोकॉल के बेस पे इंटरफेस और प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट के बेस पे ये भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आपका कैफी का रिज्यूम है। कैफी इसमें किसी आपको दिक्कत रिज्यूम डिफाइन करने में? नो सर, दिक्कत नहीं अभी दिक्कत हो तो बताओ। नो सर, नो, कोई दिक्कत नहीं सर, डिफाइन हो जाएगा सर। कर दोगे डिफाइन? यस सर। ओके, भास्कर लाइन पे हो? Unmuted. कैफी को रिज्यूम ओपन है कैफी का। कैफी को कुछ डिटेल पूछो, मींस एक इंटरव्यू, डेमो इंटरव्यू लो। कैफी को पूरा पता है कि नहीं आप बताते जाना, मैं रिज्यूम को स्क्रॉल करते जाऊंगा नीचे अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। स्क्रॉल मैं नीचे करते जाऊंगा। स्टार्ट हो जाओ। Jharkhand. I have done a Bachelor of Engineering from mechanical stream with CGPA of 7.0, and I have worked 2 year work experience as a test engineer in erection. And my projects are, sir, projects बताना sir. Yes. I have worked on different project as this, like CSCF upgrade and RAN testing. Currently, I am working with MRF deployment. Not testing. Okay. Yeah. Create an environment of cloud that we have to require some data.
My process are this. Okay, we have required some document like HLD, LLD, IP seeds, cloud credential, and required software packaging deployment mock file. Okay. After getting all this information, we are getting proceed for cloud environment. For that, we have to create project, flavor, and IP subnet for that called IP network. Okay, and I have to upload image in OpenStack. Okay. There are two processes of uploading image in OpenStack. Okay, first is GUI upload. Second is CLI upload. Mainly I choose CLI upload because in GUI upload the the rate of success is very low. Okay, the failure rate is very high. Okay, in CLI project. So we have to upload in CLI project. We have to upload image in undercloud. Okay. First, we have to in CLI project. First, we have to transfer the image in undercloud. Okay. Then we have to log in the undercloud. Then we have to go undercloud to overcloud. Okay. Then we have to run. Then we have command to move. Okay. Image. फंस जा रहा हूँ सर कोई नहीं जितना आ रहा बताओ कोई नहीं यही तो अभी करोगे तभी तो हम क्लियर करेंगे ना अभी गलती नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा बोलते जाओ okay sir we have to log in undercloud then we have to move from undercloud to overcloud so there is a command for moving from undercloud to overcloud okay then after moving overcloud then we have command to move okay from transfer the image from OpenStack GUI then we have to move image from overcloud to OpenStack GUI okay then there's a command to okay that's all then we have pre-check deployment okay then we have to check the reachability of the nodes clouds okay reachability of the cloud management server and IP pool check reachability we have to check it okay after pre-check deployment then we have to go for deployment for deployment the first part of deployment is we have to make JSON file okay after making this JSON file then we have to log in the installer then we have to go catalog then we have to create new winner then we have to upload JSON file and then we have to start deployment okay. After completion of the deployment we have to check okay after deployment if we check we have to go OpenStack and check deployment status once completed then we have to check ping status okay then we have to check all the gateway and we have to check health check of the deployment totally after that completion we have to configure the deployment VM okay so we log in when we have deployment configuration for configuration we have to log in the VM with the help of OpenStack access the subnet okay we have to give we have to route the VM to all servers and then we have to reboot the node okay so after configuration we have to check checkability when we have to check checkability okay with all interference okay No, after completion of the configuration, then we have to reboot the node, okay? Then then we have to check reachability with all interface, okay? If but all the interface are working or not working, some the issues, okay? So we have to check. We have to ping check, okay?
then we have to prepare security document. Okay. Then again we have to start with, then after the security document, then we have to check functional testing. Okay. The for functional testing, we have to, for functional testing, the company will give us mobiles and all the documents, all the necessary tools to check. Okay, that we have mobile to root a mobile in time लगेगा sir. Go ahead. First our mobile to that's CFCF. Yeah, that's CFCF. Then we have to check the calls. Okay, if the calls happening or not. Okay, and the required test case, the required procedure that is given in the test case, everything that given in test case, we have to check that. Okay, after test, then we have to submit the test case report to the upper level. Okay, then after test case report submission, then we have to raise 80 and get its approval. Okay, then we have to go live at midnight process at midnight. Okay. ओके, बहुत अच्छे से समझाया. ओके, अभी फर्स्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है कैफी, इसको इम्प्रूव करो. ठीक है, कुछ चीजें नोटिस करी हैं मैं बता देता हूँ. ये कैफी के लिए नहीं है, मोस्टली सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी. फर्स्ट सेकंड टाइम ये कैफी के साथ नहीं, मोस्टली सबके साथ प्रॉब्लम होगी. राइट, वो मैं कुछ नोट डाउन किया हूँ. आपको हमेशा नॉर्मल वॉइस में बात करनी है. राइट, नॉर्मल वॉइस में मींस जैसे किसी से आमने सामने बात कर रहा है. जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना या फिर स्लो भी नहीं बोलना. जो आपका नॉर्मल सिनेरियो है बात करने का, उसी में आपको बात करना है. राइट, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर कॉल किया है तो बहुत अच्छे से बात करना है, बहुत संभल के बात करना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इंटरव्यूअर भी आपकी तरह एक बंदा है. दैट्स इट. ठीक है. और सेकंड चीज, कभी भी कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, क्योंकि आप एक खुद अभी काम कर रहे हो, अभी खुद टेस्ट इंजीनियर हो. अगर आपका हो जाता है तो आप स्विच करोगे. ऐसा सोच के बात करो. ये मत सोचो कि नहीं मुझे निकाल लेंगे, मेरा यूपीएससी एग्जाम है. इस तरीके से माइंड पे प्रेशर कभी मत लाना कि नहीं मेरा यूपीएससी एग्जाम है, निकाल लेंगे. इसमें नहीं तो दूसरा कंपनी में इंटरव्यू देना है. राइट, तो हमेशा माइंड को फ्री करके इंटरव्यू देना है. माइंड को फ्री करोगे तो जो एट अ टाइम सोचने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाएगी. तो तुम्हारा जो बार बार जो भूल रहे थे, कुछ चीजें बीच बीच में मिस कर रहे थे. राइट, बोलना था लेकिन वो मिस हो रही थी, 2 सेकंड बाद दिमाग में आ रही थी. ये क्यों होता है कि जब आप प्रेशर देते हो माइंड पे तो मिस हो जाता है चीजें. तो प्रेस नॉर्मल माइंड में इंटरव्यू दोगे तो डेफिनेटली ये नहीं होगा. ठीक है, तो हमेशा नॉर्मल माइंड में इंटरव्यू देना है, प्रेशर में कभी इंटरव्यू नहीं देना. और थर्ड पॉइंट, कभी किसी को 100% नहीं आता. मैं भी इंटरव्यू देता हूं तो 80% जो मेरा क्राइटेरिया है उसका मैं 80, 85, 90% में बताता हूँ. 10% में भी नहीं बता पाता. 15 साल 20 साल वाला इंटरव्यू दे वो भी 100% नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर एक बंदा, कोई भी बंदा 100% नेटवर्क पे काम नहीं करता. नेटवर्क के कुछ एलिमेंट पे काम करता है. राइट, जैसे कोई मेरे से बिलिंग का पूछे तो मैं बिलिंग पे 2 साल पहले काम किया था तो मैं बिलिंग बता दूंगा. लेकिन कोई 10 साल का बंदा एक्सपीरियंस है मेरे साथ काम करने वाला, वो बिलिंग पे कभी काम नहीं किया होगा तो वो बिलिंग का नहीं बता पाएगा. राइट, तो इस चीज का कभी वो नहीं है कि मुझे ये चीज आ नहीं रहा है, इस चीज का वो कभी नहीं है. बट हाँ, बेसिक आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट बताने जा रहे हो तो टेस्ट क्या होता है ये आना चाहिए. टेस्ट का इंटरफेस कहाँ कहाँ होता है ये आना चाहिए. राइट, क्लियर. और इतना ही ध्यान रखना है इंटरव्यू में. ठीक है. और थर्ड चीज, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं, डिफरेंट कंपनी में दूसरा है, अपना कंपनी में दूसरा है. ठीक है. अब सब लोग नोट डाउन करो कि प्रोजेक्ट पे अपने को की पॉइंट क्या रिमेंबर करने हैं. जैसे की पॉइंट है ये, क्या प्रोजेक्ट बताया जैसे कैफी ने, CSCF अपग्रेड. राइट, ये नोट डाउन करने वाली चीज है. की पॉइंट, सबसे पहले की पॉइंट मींस वो कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, वो कोई प्रोसेस नहीं है,
बट की पॉइंट ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आधार कार्ड का नंबर क्या है आपको, तो आपको याद होगा। मैं बोलूं आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आपको याद होगा। अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं है तो आप नंबर क्या बताओगे? झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने में थोड़ा सा टाइम आ जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके पास मोबाइल ही नहीं है। बट आपके पास अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो, तो मैं बोलूं आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे 900613 राइट। तो ये कुछ की पॉइंट रहते हैं जो आपको तुरंत बताने होते हैं। ये कुछ टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बट हाँ ये आपको बताना चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सामने वाला पकड़ नहीं पाता है आपके प्रोजेक्ट को। ठीक है, जैसे आपका क्या है पर्पस, किस पर्पस से आपका प्रोजेक्ट लग रहा है। आप CSCF अपग्रेड कर रहे हो तो किस पर्पस से कर रहे हो? या तो आप VM सॉफ्टवेयर वर्जन को चेंज कर रहे हो, राइट। इधर आप क्या कर रहे हो, प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर वर्जन को चेंज कर रहे हो, राइट। ये इन दो में से कोई एक रीजन हो सकता है, राइट। क्लियर। अगर आप प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर वर्जन को चेंज कर रहे हो तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म एंड से नहीं हो, आप VM एंड से हो, राइट। आप CSCF अपग्रेड कर रहे हो, मींस आप कौन सी टीम से हो? आप वर्चुअल मशीन VNF की टीम से हो, VNF टीम से, प्लेटफॉर्म टीम से नहीं हो। तो प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर चेंज क्यों हो रहा है वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। अगर होगा भी तो भी आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम VNF टीम, राइट, आई एम फ्रॉम VNF टीम, so I don't know about this, why that they will change platform software of that particular platform. But अगर आप VNF टीम से हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर वर्जन क्यों चेंज हो रहा है, क्या रीजन था आपका सॉफ्टवेयर वर्जन, क्या रीजन था। फॉर एग्जांपल पहले जो सॉफ्टवेयर वर्जन था वो एट अ टाइम 8000 कॉल को सपोर्ट करता था, 8000 पर सेकंड कॉल को सपोर्ट करता था, राइट। लेकिन जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर वर्जन आ रहा वो एट अ टाइम 16000 कॉल को सपोर्ट करेगा। मींस आपका क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन क्यों चेंज कर रहे हैं? आपका लोड बढ़ाने के लिए, लोड को इंक्रीज करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं, राइट। क्लियर है। तो ये आपको कुछ ऐसे पॉइंट याद रखने हैं। डेफिनेटली ये टेक्निकली है, बट आप कुछ भी बोल दो कि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, भले आपका यहाँ पे CSCF अपग्रेड आपने सॉफ्टवेयर वर्जन के लिए किया हो, बट बोल दो प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन वहां खत्म हो जाता कि आप प्लेटफॉर्म टीम से हो नहीं, तो आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। प्लेटफॉर्म चेंज होने के बाद डेफिनेटली आपको CSCF का अपग्रेड करना है। अगर आप VM का सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है बोलोगे सॉफ्टवेयर क्यों चेंज हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि उसमें मेरा सॉफ्टवेयर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि लोड बढ़ाया जा रहा है। पहले हमारा कितना था, 8 कॉल्स पर सेकंड लेता था लोड, अब हमारा 16 कॉल पर सेकंड लेगा लोड, राइट। इस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आपका पर्पस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा वर्जन और प्रोडक्ट नेम। इस क्वेश्चन में 101% बंदे फंस जाते हैं, वर्जन और प्रोडक्ट नेम। अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हो तो क्लाउड का वर्जन क्या है, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का वर्जन और नेम क्या है, राइट। जैसे आप क्लाउड पे काम कर रहे हो तो आप क्लाउड का ओपन स्टैक का वर्जन क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे ओपन स्टैक 18.0, सिंपल बोल दो, राइट। और आप CSCF पे काम कर रहे हो तो मेरा CSCF क्या है, CSCF का नाम है मेरा CFX 500 एंड वर्जन क्या है V13.8, 7 और 8 और कुछ भी, ऐसा कुछ भी बोल दो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप 14 बोलो, 13 बोलो, 19 बोलो, कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि सामने वाले को आपकी कंपनी का नहीं पता कि आप कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन पर काम करते हो। बट इस तरीके का कुछ नंबर होता है, राइट। अगर मैं किसी से बोलूं आपका मोबाइल नंबर बताओ, तो आप मोबाइल नंबर मुझे गलत भी बताओगे, Muted. 10 डिजिट होना चाहिए, मैं समझूंगा ये करेक्ट नंबर है, राइट। आपको इस तरीके के क्वेश्चन, आपका पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट का पर्पस आपको समझ आ गया, आपको प्रोडक्ट वर्जन क्या है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट वर्जन क्या है, क्लियर। थर्ड चीज आपका क्या आता है, आपका कौन सा क्लाइंट का तो मैं बता दिया था, लेकिन वो क्लाइंट वाला जो क्वेश्चन होता है वो यहां फायर होता है कि आपका क्लाइंट कौन सा है और प्रोजेक्ट कौन सा है, क्लाइंट और प्रोजेक्ट। आपका क्लाइंट कौन सा है, उसमें कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। क्लियर हो गया।
ये आपका 3 की पॉइंट है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। नोट डाउन कर लो एक की पॉइंट प्रोजेक्ट के, क्योंकि सेकंड जो पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट में हर एक बार बंदा जरूर फंसता है, हर एक बार बंदा। तो ये नोट डाउन करके रखना कि ये इसमें कौन सा प्रोडक्ट नेम और वर्जन बोलना है। जो भी आप प्रोजेक्ट लगाओ, आपने 4 प्रोजेक्ट लगाए हैं तो आप लिस्ट बना लो, चारों प्रोजेक्ट का मुझे प्रोडक्ट नेम ये बताना है, वर्जन ये बताना है, दैट्स इट। क्लियर? नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, तभी याद रहेगा ये चीज। क्लियर है? इसमें अभी किसी को डाउट है? सर उस टाइम में अगर हमें ये याद नहीं रहता ओपन स्टैक 18.0 तो उस टाइम में हम ये बोल सकते हो ओपन स्टैक 12 पॉइंट कुछ भी, या फिर हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो। वो नॉर्मली ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाह रहा है कि उसने इस पे काम किया हुआ तो राइट। जैसे मैं बोलूं कि आप ड्राइव टेस्ट किए हो, लैपटॉप से किए हो कि फोन से किए हो, तो जो बंदा सैमसंग प्रोडक्ट पे काम किया होगा वो बोलेगा फोन से किया हूं, जो बंदा एरिक्सन हुआवी पे काम किया होगा वो बोलेगा लैपटॉप से किया हो। मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते थे, कौन सा टूल का, मैं बोलूंगा कि ड्राइव के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते थे, तुम अपने आप बता दोगे जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए हो, राइट सर। तो वो अपने आप, मैं उसमें आप कुछ भी बोलो कि मैं इस सॉफ्टवेयर पे काम करता था, उसका वर्जन ये था, तो हो सकता मैं भी ड्राइव टीम से आया हूं, मैं उस पर काम नहीं किया हूंगा, राइट? तो मुझे पता नहीं है, ये आ गया होगा सॉफ्टवेयर वर्जन में, कब से नहीं हूं उस फील्ड में। तो ये बस एक क्रॉस चेक करने वाला पॉइंट होता है, बंदे को कैच करने वाला पॉइंट होता है, राइट? क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है आपको वो सिलेक्ट करता है तब भी आप, वो बंदा आपका जस्टिफिकेशन देगा, आपको रिजेक्ट करता है तब भी वो बंदा आपका जस्टिफिकेशन देगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 इंटरव्यू लेता हूं, एक को रिजेक्ट किया, एक को सिलेक्ट किया, तो मुझे दोनों का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि मैं एक्स कैंडिडेट को क्यों सिलेक्ट किया हूं, उसका पॉइंट ये है, समरी ये है। वाई कैंडिडेट को क्यों रिजेक्ट किया हूं, उसका पॉइंट ये है, समरी ये है। ये रिपोर्टिंग मैनेजर को या एचआर को रिपोर्ट करना होता है। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढता है कि अगर उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट के भी पॉइंट मिले, सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट के भी पॉइंट मिले। तो सर वो पॉइंट हमें भी शेयर किया जाएगा या फिर वो अपने इंटरनल? नहीं, वो इंटरनली रहता है, वो इंटरनली रहता है। आपको तो केवल अपडेट आएगा। अगर आपका इंटरव्यू फेल होता है तो रिग्रेट का मेल आएगा, या फिर कॉल करके बता दिया जाएगा, या फिर फेल हो गए तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि वो कॉल ही नहीं करती, स्टेटस ही नहीं बताती, ये भी होता है। या तो रिग्रेट का मेल आएगा, या एचआर कॉल करेगा, या फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं, अपडेट ही नहीं देंगे। अगर पास कर लेते हो तो नेक्स्ट लेवल के लिए कॉल आएगा कि आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो गया है, नेक्स्ट लेवल के लिए आपको इंटरव्यू कब देना है, या फिर मेल आएगा, ऐसा कुछ प्रोसेस आएगा एचआर टीम से कंफर्मेशन के लिए। क्लियर? नॉर्मली आपका 3 राउंड होता है, कहीं कहीं 4 भी होता है। आपका फर्स्ट राउंड L1 टेक्निकल, देन सेकंड राउंड L2 टेक्निकल, आपका फिर थर्ड राउंड मैनेजर होता है, मैनेजर प्लस मैनेजमेंट स्किल, और फोर्थ राउंड में आपका एचआर होगा। सर मैनेजर और मैनेजमेंट स्किल में क्या पूछा जा सकता है नॉर्मली? मैनेजमेंट स्किल में मींस आपको प्रोजेक्ट कैसे असाइन होता है, आपको कोई इशू आता है तो किसके पास जाते हो, राइट? आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, आपको इशू आया, आपका इशू आया कि क्लाउड जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्लाउड मेरा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप किसके पास जाओगे? एचआर किसके पास जाओगे? वो तो हम अपने मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर के पास तो जाओगे नहीं, रिसोर्स मैनेजर के पास तो जाओगे नहीं, टीपीएम के पास जाओगे कि सर मेरा इशू है। इस फील्ड में सर तो बोलते नहीं है, किसी को नाम से बोलते हैं। जोबन आपका, जो फॉर एग्जांपल जोबन आपका टीपीएम है, तो जोबन को इन्फॉर्म करोगे, जोबन ये मेरा फेल हो रहा है डिप्लॉयमेंट, लुक्स लाइक अ क्लाउड इशू, सो शेल वी रेज टू क्लाउड टीम, राइट? ये सारी चीज मैनेजमेंट मींस आप प्रोजेक्ट को कैसे मेंटेन करते हो। वो देखो कुछ बंदों का क्या होता है, मैनेजर राउंड क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट स्किल चेक करना क्यों जरूरी है। आपकी टीम में भी कुछ बंदे ऐसे होंगे, या आप कुछ ऐसे बंदों से मिले होंगे, टेक्निकली बंदे को बहुत कुछ आता है बट मैनेजमेंट स्किल 0 होता है, राइट? तो उस बंदे के साथ काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट? इसलिए मैनेजर राउंड होता है।
टेक्निकल के बाद डेफिनेटली टेक्निकल 2 राउंड निकालना है, फिर मैनेजमेंट स्किल चेक करने के लिए, क्योंकि अगर आपका मैनेजमेंट स्किल 0 है, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, अगर ये इशू आएगा तो किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, अगर ये आपका फेल हो जाता है तो डेफिनेटली आपका नहीं होगा, राइट। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे को कैसे रिपोर्ट करना है, पास ऑन कैसे करना है, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। क्लियर? आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज कैसे करते हो, इसके लिए मैनेजर राउंड होता है। और एचआर राउंड का तो उतना कोई इफेक्ट होता नहीं है। मैनेजर राउंड कंपलसरी होता ही है या फिर होता ही है? मैनेजर राउंड होता ही है, होता ही है। आपका हो सकता है टेक्निकल राउंड 2 की जगह 1 राउंड हो टेक्निकल, तो उसके बाद मैनेजर होगा, लेकिन मैनेजर राउंड कंपलसरी है, होता ही है। एक टेक्निकल, एक मैनेजर, देन एचआर हो जाएगा। डिस्क्वालीफाइड हो सकता है बंदा? मैनेजर राउंड से बहुत कम लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। क्यों कम लोग? मैक्सिमम लोग जो आपका डिस्क्वालीफाई होता है वो टेक्निकल से ही होता है। आप टेक्निकल पास कर लिए तो मैनेजर राउंड से, अगर आप मैनेजर राउंड में थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन पर फोकस होता है, राइट। कम्युनिकेशन पे फोकस होता है। मैनेजर राउंड का मतलब क्या है कि आप दूसरे टीममेट्स के साथ या फिर अपने किसी चीज को दूसरे को दिखाने के लिए या फिर किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए आपका क्या बिहेवियर है, क्या प्रोसेस है, क्या स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है आपका, ये सारा चीज चेक होता है। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ, सर एक चीज पूछना था। जैसे अभी हाँ हमने वर्जन पे बात किया तो आपने हाँ हाँ बताया कि जैसे ओपन स्टैक का 18 पॉइंट कुछ भी बोलो या CSF का वर्जन जैसे आपने 13.7 बताया, हाँ हाँ बट मैं एक इन जनरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम टेम्स का एग्जांपल लें जिससे हम ड्राइव टेस्ट करते हैं, हाँ हाँ तो उसका जनरली सर वर्जन है 10 से लेके 21 22 तक है। मतलब ओके। कोई 10 पे काम करे, 12 पे करे, 13 पे करे, 15 पे, 20 21। हाँ तो हाँ अगर किसी से मैं पूछूं कि टेम्स के कौन से वर्जन पे तुम काम करते हो, वो मुझे बोल दे कि वर्जन 51.3 पे काम करते हैं, या बोल दे ओके वर्जन 6 पे काम करते हैं, तो यहाँ ओके भी पकड़ में आ सकता है ना कि ये बंदा मतलब फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि ये वर्जन रेंज तो ओके। है ही नहीं। तो मैं हाँ इसका हाँ कुछ वर्जन रेंज हो सकता है क्या? ओके ओके। एनीवे, मैं आज नाइट में प्रोडक्ट नेम का एक लिस्ट भेज दूंगा, उसमें आपका हुआवे का सारा प्रोडक्ट है। मैक्सिमम लोग हुआवे का प्रोडक्ट लगाते हैं, राइट। और एरिक्सन का भी मेरे पास एक लिस्ट है, तो एरिक्सन का भी भेज दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्लस प्लस ये यहाँ पे फॉल्स होने का चांस इसलिए नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल आप नोकिया में इंटरव्यू दे रहे हैं और आप प्रोजेक्ट किसका दिखा रहा है, एरिक्सन का। अगर सामने वाला बंदा एरिक्सन में प्रीवियस काम किया होगा तभी पकड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? एरिक्सन के CFX का सॉफ्टवेयर अलग है। नहीं बोलेगा ना सर? क्या हुआ? जैसे बंदा तो नॉर्मली ऐसे फॉल्स, इतना फॉल्स तो नहीं बोलेगा। जैसे हमारा देख लीजिए CSF का वर्जन हो गया CFX 500, तो हो सकता है बंदा को CFX 500 ना याद रहता हो और V13.7 ना याद रखेंगे तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, इतना थोड़ी ना कर देगा सर। जैसे इतना कुछ नहीं। देखो, यहाँ पे फेल होने का चांस इसलिए नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम कौन सी कंपनी हो, AMX क्लारो में हो, एक फॉरेन का कंपनी है AMX क्लारो, ठीक है। तुम AMX क्लारो का प्रोजेक्ट लगा है, मैं कभी AMX क्लारो में काम नहीं किया, तो आपके यहाँ का CFX का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं LNT में काम करता हूँ, ठीक है। तुम LNT में इंटरव्यू देने आए, मैं पूछ रहा हूँ आपका प्रोडक्ट का नेम क्या है, वर्जन क्या है, आपने बोल दिया CS 500 और वर्जन 15.1.3, तो मुझे MX क्लारो का प्रोडक्ट का नेम पता नहीं है ना, तो मैं बोलूंगा यस। बट मैं केवल और केवल ये चेक करूंगा कि जैसे मैं क्वेश्चन रेज किया, इमीडिएट बंदे ने बताया कि नहीं बताया। अगर बंदे को एक्चुअल में याद होगा तो डेफिनेटली वो इमीडिएट ही बताएगा। गॉट इट? क्लियर है ये पॉइंट? ओके। और आज मैं हुआवे का प्रोडक्ट लिस्ट और एरिक्सन का प्रोडक्ट लिस्ट भेज दूंगा, तो उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो। डेफिनेटली वो थोड़ा बड़ा फाइल है, बट उसमें आपको अपने प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट नेम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है। SVC डिप्लॉयमेंट, टास्क डिप्लॉयमेंट, कितना भी प्रोजेक्ट लगा सकते हो। और आपका इस तरीके से प्रोजेक्ट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का एक्सपीरियंस 5 साल का है, ठीक है, तो 1 एंड मैक्सिमम 1.5, इससे ज्यादा आप रैन का पार्ट मत दिखाना। 5 साल में से
मेरा सजेशन है कि 1 साल रैन पार्ट दिखाओ, 4 साल आप कोर पार्ट दिखाओ। Unmuted. क्लियर? और 4 साल में Muted. तो मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू लेवल 2 साल में 10 महीना पूर रहा है सर अभी। कितना? 2 साल 10 महीना 2.10 रणधीर आपका? हाँ सर मेरा 2 साल 10 महीना हो रहा है तो आप आपका कैफी के हिसाब से बनाओ, जैसा कैफी ने बनाया। ओके। हाँ, जैसा कैफी ने बनाया उसी हिसाब से बनाओ। बस इसमें थोड़ा सा टाइम, अगर आपका 2 साल का है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2 साल में से 1 साल रैन दिखा दोगे तो कोर का तो एक का ही बचा ना, सामने वाला जो कंपनी होगा वो 1 साल कंसीडर करेगा। ओके तो रिज्यूम बहुत ज्यादा कम सेलेक्ट होगा। ठीक है सर। सर मैं रजनीश बोल रहा हूँ। हाँ रजनीश। सर यदि 4 साल का हम कोर पार्ट में लगाते हैं तो उसका इंटरव्यू का लेवल तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, आपको पैसा भी तो मिलेगा ना उस हिसाब से। 2 साल वाले को मैक्सिमम 4 लाख 5 लाख मिलेगा और 4 साल वाले को 8 लाख 9 लाख भी तो मिलेगा। सर इसमें सीवी पहले सिलेक्ट करते हैं ये लोग क्या? जो सीवी हाँ, भैया देख लो, सीवी सिलेक्ट होगा ना भाई आपका पहले, तभी तो आपका इंटरव्यू होगा। ओके Right? Unmuted. क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने अपलोड किया, राइट, और वहां का जो एचआर है वो 100 सीवी डाउनलोड किया, Muted. बैकग्राउंड वाइज आ रहा है किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा। अरमान मलिक, ओके अब क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल मैं 100 सीवी डाउनलोड किया, ठीक है, अब उसमें से मुझे फिल्टर आउट करना है, एसबीसी एक्सबीसी का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे बंदे मुझे फाइंड आउट करना है कि जो एसबीसी पे काम किए हुए हैं। तो 100 में से मुझे 40 रिज्यूम ऐसे मिले कि जो एसबीसी पे काम किए हैं। बस मुझे 40 रिज्यूम में ओपन कर करके सिलेक्ट करना है, कौन सा रिज्यूम अच्छा लग रहा है कि बंदा अच्छे से काम किया एसबीसी पे, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो 40 में से नजर मार के मैं 15 रिज्यूम सिलेक्ट किया, तो मैं केवल 15 लोगों को कॉल करूंगा। इस तरीके से रिज्यूम सिलेक्ट होता है। 15 लोगों को कॉल करूंगा, फिर मेरा सारा प्रोसेस होगा, इस तरीके से फिर इंटरव्यू अरेंज होगा। Unmuted. ऐसा भी सिनेरियो है क्या कि जैसे किसी ने अगर इंटरव्यू दिया, अगर वो Muted. क्लियर नहीं हुआ तो अगले 6 महीने या साल भर तक उस कंपनी में वो नेक्स्ट इंटरव्यू नहीं दे सकता? राइट, यस होता है ऐसा। फिक्स 6 महीना नहीं है, जैसे माइंड्री कंपनी है वहां का 6 मंथ का रूल है, एलएनटी है वहां का 4 मंथ का रूल है, इस तरीके इन्फोसिस है वहां का 6 महीने का रूल है। इस तरीके का होता है कि अगर आप अभी इंटरव्यू दिए, अभी आपका नहीं निकला, तो अगले 6 महीने तक वो कंपनी आपका रिज्यूम सिलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो डेटाबेस क्रिएट करके रख लेती है। आप जो माइंड्री का फॉरवर्ड किए हैं तो अभी तो हम लोग हाईली प्रिपेयर्ड उतना है नहीं, तो अभी तो देना सही नहीं होगा ना? हाँ, इसलिए मैं बस इसलिए देता हूँ ग्रुप में कि पता चलना चाहिए कि इस मैं जब भी आप लोग naukri.com पे भी क्रिएट कर लोगे, सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है जेडी पे, जॉब डिस्क्रिप्शन पे, कि जो रिक्वायरमेंट है उस पे क्या चाहिए, वो मेरा नॉलेज से, मेरे रिज्यूम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तब जाके आप इंटरव्यू दो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इंटरव्यू दे दिया, नहीं। आपका सबसे पहले जेडी मैच करना चाहिए, जेडी मैच कर रहा है तभी आप वहां पर रिज्यूम। क्लियर? अगर आप एचआर आपको कॉल करता है तो पहले एचआर से डिस्कशन करो कि आपको कौन से प्रोडक्ट के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको बिलिंग प्रोडक्ट के लिए चाहिए, पीसीआरएफ के लिए बंदा चाहिए, आपने पीसीआरएफ पे काम ही नहीं किया, तो बोलो कि मैं पीसीआरएफ पे काम नहीं किया। आपको अगर मैं काम करता हूं सीएसईएफ पे, टास्क पे, एमआरएफ पे, एसबीसी पे, वोल्टी नेटवर्क पे काम करता हूं, अगर आपको इस नॉलेज के बेस पे आप बिलिंग के लिए ले सकते हो तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू अरेंज करो, बट नोट डाउन मैं बिलिंग प्रोडक्ट पे काम नहीं किया, ना मैं पीसीआरएफ पे काम किया हूं, ना ओसीएस पे किया हूं, ना ओएफसीएस पे किया हूं। राइट? इस तरीके से आपको एचआर से डिस्कस करना पड़ेगा पहले। Unmuted. हाँ, ये सबसे पहले आपका डिस्कशन एचआर से ही होगा। अगर आपको नहीं लगता है कि ये मेरा प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है, तो आप एचआर को मना कर दो, नहीं मैं रेडी नहीं हूं क्योंकि मेरा प्रोफाइल मैच ही नहीं कर रहा, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूं। राइट? आपको कोई कंपनी है, कोई आपका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन करेगा तो डेफिनेटली मैं फेल होऊंगा, क्योंकि Muted. तो आप मना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको देना ही है इंटरव्यू, आपकी मर्जी नहीं है तो आप बिल्कुल मत दो इंटरव्यू। आपको लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है तो आप डेफिनेटली मना कर दो कि नहीं मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरा प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि कई सारे एचआर ऐसे होते हैं,
उनको कुछ पता नहीं होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो एचआर टीम से है ना, टेक्निकल टीम से थोड़ी ना है। तो उनको बोलो कि यस आप जो आपका रिक्वायरमेंट है मेरे प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी नहीं हूँ। आप बोल सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्लियर? और बोल दो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो CSCF नोड पे है या वोल्टी नोड पे है, जब इस पे रिक्वायरमेंट आए तो आप डेफिनेटली कॉल करो। ठीक है? जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका कम्युनिकेशन है, एक प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेशन करो, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, कोई एक बंदा आर्किटेक्चर बताओ, मैं प्रोजेक्ट लगाना बता दूं, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। IMS का आर्किटेक्चर हो गया ना आपकी क्लास में? यस सर, आर्किटेक्चर हो गया। हाँ, आर्किटेक्चर बताओ, मैं बता देता हूँ कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे अपन प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं। Unmuted. आर्किटेक्चर तो में तो सिर्फ iOS में 13 नोड है, 13 नोड है। हाँ बताओ बताओ, एक्सप्लेन करो। और उसमें सबसे पहले कोई कॉल करते हैं तो यूवी से डायरेक्ट PC या CF हिट करेगा। हाँ ठीक, उसके बाद PC CF से ICF बाय MW इंटरफेस कनेक्ट होगा। और ICSF जनरली Muted. कनेक्शन प्रोवाइड करता है ना यूनिट को SCF के लिए। ओके ठीक है, फिर वहां दो लोकेशन सर्वर का यूज होता है, HSS और SLF। ओके और फिर सपोज सामने वाला जिसपे हम कॉल कर रहे हैं, कॉल ओरिजिनेटर नॉन वोल्टी है, मींस CS कॉल सपोर्ट करता है, तो वहां से ब्रेकआउट गेटवे के थ्रू IMS टू CS कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा वो कॉल। ओके ओके, तो देखो आपका यहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट लगा सकते हो। सबसे पहले तो SBC प्रोडक्ट लगा सकते हो कि मैं SBC का डिप्लॉयमेंट करता हूँ, SBC का अपग्रेड करता हूँ। यहाँ पे PSCSCF आपका क्या है, SBC है, तो यहाँ पे PCSCF से आपके दो प्रोजेक्ट बनते हैं, मींस SBC के आपके दो प्रोजेक्ट बनते हैं। आपका एक डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट बनता है, एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड का प्रोजेक्ट बनता है डिप्लॉयमेंट में ही, राइट। दो प्रोजेक्ट आपके यहाँ बन गए। अब इसके बाद आते हैं ICSCF पे, तो आपका जो ICSCF है और SCSCF है, एक कंबाइन एक मॉड्यूल बनता है CSCF, कंबाइन एक मॉड्यूल बनता है CSCF। तो इस पे आपके दो प्रोजेक्ट बनते हैं, आपका CSCF का डिप्लॉयमेंट, CSCF का अपग्रेड। तो आपके कितने प्रोजेक्ट होगा, टोटल 4। अब नेक्स्ट नोड है आपका HSS, तो आप HSS को डिप्लॉयमेंट अपग्रेड लगा सकते हो, प्लस एक और प्रोजेक्ट बनता है HSS में, आपका HSS LT पार्टनर भी यूज होता है। तो अगर जो मेरा सजेशन है, जो बंदा 5+ एक्सपीरियंस का है, इस टीम में कोई 5+ एक्सपीरियंस है? हाँ सर। Unmuted. एक्सपीरियंस है, वो HSS का प्रोडक्ट लगाएगा, Muted. HSS का प्रोडक्ट लगाएगा कि मैं HSS डिप्लॉयमेंट करता हूं या फिर अपग्रेड करता हूं, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन किसके साथ बताएगा, साथ ही साथ कम्युनिकेशन Unmuted. कि मैं CSCF LT के साथ है, राइट, तो मैं जो HSS का डिप्लॉयमेंट करता हूं, वो वोल्टी प्लस LT दोनों के साथ करता हूं, तो उसका Muted. LT में भी आ जाएगा और वोल्टी में भी आ जाएगा। तो LT में भी रिक्वायरमेंट होगी HSS के लिए, तब भी रिज्यूम सेलेक्ट होगा, वोल्टी में होगी तब भी सिलेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट नोड आता है आपका टेस्ट का, तो टेस्ट का डिप्लॉयमेंट अपग्रेड बता सकते हो, MRF आता है, MRF डिप्लॉयमेंट अपग्रेड बता सकते हो। इतने 8 से 10 प्रोजेक्ट बनते हैं, राइट। आपके 8 से 10 प्रोजेक्ट बनते हैं, क्लियर है। अब प्रोजेक्ट रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट Unmuted. नहीं लगाऊं? हाँ बताइए। हाँ ओके हाँ ओके हाँ, पहले रिज्यूम बनाओ। आज मैं रिज्यूम का क्लास क्यों लिया, नॉर्मली मैं रिज्यूम का क्लास लेता नहीं हूँ, एक रिज्यूम फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैं लास्ट क्लास में क्या ऑब्जर्व किया हूँ, मैं आप लोगों के बैच के पहले एक बैच था, उससे पहले एक और बैच था मई मंथ में, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि आप लोग 4+ ईयर 5+ ईयर एक्सपीरियंस हो तो रिज्यूम बना लोगे, तो मैं क्या किया फॉर्मेट शेयर कर दिया सबको, रिज्यूम बना लो। तो बंदों ने क्या किया कि फॉर्मेट रखे रहे, इवन मुझे भी नहीं बताया कुछ बंदों ने, सारे बंदे नहीं 8 बंदे थे, तो कुछ 1-2 बंदे ऐसे थे उन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि कैसे बनाना है। और जब क्लास लास्ट डे था क्लास का, उस दिन बोल रहे कि मेरा रिज्यूम बनाना बता दो। उस टाइम तक 3 बंदे प्लेस हो चुके थे, तब उस टाइम भी उनका रिज्यूम नहीं बना। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि रिज्यूम बनाना पहले बताओ, रिज्यूम बना लोगे तब आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दोगे एनी हाउ। तो अभी आज मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, कैफी का जो रिज्यूम बनाया है सबको शेयर कर दूंगा, तो सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट का रिज्यूम बनाओ और मुझे शेयर करो ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि ऐड करना है कुछ करना, तो मैं कॉल करूंगा, स्क्रीन पर लेके करेक्ट करवा दूंगा, राइट। और कैफी आज आप क्या करोगे, मुझे नित्यानंदन का डाउट था कि उस पर रिज्यूम बनाते नहीं बनेगा, वही आया नहीं कॉल में, तो आप नित्यानंदन को कॉल करोगे और उसका रिज्यूम बनवा देना आज नाइट में, ठीक है। ओके सर, यस सर। हाँ, मैं सुब्रन से बात किया था तो बोले नित्यानंदन का रिज्यूम बनाना, बट नित्यानंदन ही कॉल पर नहीं था, फिर मैं तुम्हें सिलेक्ट किया, ठीक है। तो एक बार नित्यानंदन को बता देना कि कैसे बनाना है और इवन बना भी देना, उसको बनवा भी देना, ठीक है। ओके सर, यस सर। हाँ, तो सभी लोग मैं ये रिज्यूम फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ कंटेंट भी फॉरवर्ड कर देता हूँ प्रोजेक्ट के, अगर प्रोजेक्ट कंटेंट में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। सर कुछ हाँ हाँ कुछ एक्चुअली फ्यू आप फॉर्मेट ही भेज दीजिए सर। हाँ, फॉर्मेट ही भेज रहा हूँ, कैफी का रिज्यूम भेज दूंगा और एक फॉर्मेट है जिसमें 8-9 प्रोजेक्ट हैं, तो वो फॉर्मेट भेज दूंगा, तो अपने हिसाब से मैनेज करना। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने ऐड हाँ कर हाँ, सकते हैं। सबसे पहले जब रिज्यूम बनाते हो तो सबसे पहले इस तरीके का एक एक्सेल क्रिएट करो कि सबसे पहले यहाँ आपका मेंटेन करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ तक लगाना है, कितना ड्यूरेशन लगाना है, प्लस इस बंदे का कैफी का केवल वेदांत पेरोल था और प्रोजेक्ट कौन सा था, ओनली इरेक्शन था, तो यहाँ पे लगाया नहीं तो साथ में मैं यहाँ पे पेरोल, यहाँ पे कंपनी लगाता, आपका प्रोडक्ट कंपनी कौन सा है और पेरोल कंपनी कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगता प्रोडक्ट कंपनी, इरेक्शन का प्रोजेक्ट लगाना है, वेदांत पेरोल रहेगा। यहाँ पे इस तरीके का एक एक्सेल क्रिएट करो, उसके बाद रिज्यूम बनाना चालू करो, तो एक सब चीज क्लियर है। फर्स्ट कंपनी पैरो था, उसमें 6 मंथ मैंने काम किया था, बट उसका एक्सपीरियंस मिला ही नहीं मुझे, तो उसको ऑन क्या पेपर करना नहीं है तो शो मत करना, मेरा सजेशन ये है जो आपके पास ऑन पेपर है उसी को शो करना। तो गैप और का जब भी कुछ आपका जो गैप बनेगा उसमें आप बोल सकते हो कि मेरा ये गैप था बीच में आपका, फॉर एग्जांपल आप 2 साल काम किए, 6 महीने का गैप है, तो उसका कोई इशू नहीं रहता, कोई इशू नहीं है, बोल दो मेरा मेडिकल इशू था या मैं जॉब स्विच कर लिया था, राइट। सर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में गैप का कोई इशू नहीं है। एक और बात जी, हाँ उसमें कोई इशू नहीं है, हाँ उसमें आप प्रोजेक्ट दिखाते जाओ, बट जब एचआर का कॉल आए तो उस टाइम आपको बताना है कि मैं प्रोजेक्ट सेम रहा है बट मेरा पेरोल कंपनी डिफरेंट है, एचआर को बताना है, ये चल सकता है। फॉर एग्जांपल हाँ कैफी का है, यहाँ पे पहले अभी वेदांग में काम कर रहा है, इससे पहले मेट्रो में था, ठीक है, इससे पहले 2 कंपनी उसका मेट्रो रहा, बट प्रोजेक्ट सेम है, ये भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। सर मेरा एक इशू था, हाँ बताओ। जैसे मेरा अभी नॉर्मल बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल 2 लाख का पर एनम है, ठीक है। ओके। और एचआर जब मेरे पास कॉल करता है तो ये आईएमएस या फिर प्रोटोकॉल टेस्टिंग का बेसिक सैलरी 5.5 से स्टार्टअप होता है। नहीं कौन बोल रहा भाई, किसने बोल दिया 5.5 स्टार्ट होता है? नॉर्मली सर मेरे साथ वाले बंदे का हुआ तो उस तरह से हुआ है सर उसका। तुम्हारे साथ वाले बंदे का हुआ, कितने एक्सपीरियंस पे था वो? सर मेरे से जूनियर था वो, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस था उसका। तो वो जब ज्वाइन किया है वो फ्रेशर ज्वाइन किया था क्या? नहीं सर, वो तो एक्सपीरियंस पे यहाँ भी फ्रेश ज्वाइन होते हैं, कॉलेज से हायरिंग होती है, 2.5 लाख में बंदे आते हैं, 2-2 2.5 लाख में कॉलेज से सर उसका एक्सपीरियंस ज्यादा था, उस बंदे का एक्सपीरियंस ज्यादा था। रणधीर गलत बता रहा है सर। परसेंट का देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल रणधीर में आपका एग्जांपल लेता हूँ, मुझे आपका एक्चुअल सैलरी मुझे पता नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका 2.1 लाख सैलरी है, ठीक है। ओके।
एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो बोलो ठीक है सर। 2.1 लाख सैलरी है, मैं कॉलेज से हारे हुआ था तो मेरा सैलरी ये मिला मुझे, राइट। ओके। आप भले आप ये नहीं बोल सकते कि इस सेक्टर में नहीं 5 लाख से ही स्टार्ट होता, कॉलेज से भी बंदा आएगा तब भी 5 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी कॉलेज से बहुत हायरिंग होती है, 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख में बहुत आते हैं बंदे, और 3-3 साल तक रहते हैं फिर चेंज करते हैं जब सैलरी नहीं बढ़ता। नहीं नहीं, आप वही दिखाओ जो ऑन पेपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कोई एक बंदा है भास्कर, आपका एग्जाम्पल लें, आपको 50,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो आपका 6 का पैकेज बना, सब राउंड फिगर बना के 6.5 का पैकेज है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, पीएफ वगैरह सब मिला मिलू के 6.5 पैकेज बनता है, 50,000 इन हैंड आता है, ठीक है। बट एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा अलाउंस मिला के आप शिफ्ट में काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूएस प्रोजेक्ट में हो तो आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो, तो आपको 300 रुपए पर डे नाइट शिफ्ट का मिलता है, तो आपका 9,000 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है, तो आपको इन हैंड 59,000 मिल रहा है। तो जो 9,000 रुपए है ना, वो आपका पैकेज में इंक्लूड नहीं होगा, वो नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते, वो तो आपका शिफ्ट अलाउंस है। अगर आप सामने वाली कंपनी में जाते हो, नहीं फूडिंग अलाउंस है तो हाँ हाँ, हाँ हाँ, नहीं नहीं वो नहीं दिखा सकते, वो फूड अलाउंस नहीं दिखा सकते। आप फाइनली ऑन साइड थे ना, ऑन साइड में फूड अलाउंस नहीं दिखा। अगली कंपनी भी आपको हायर करेगी तो आपको सैलरी देने के बाद वो बाहर भेजेगी, ठीक है, दूसरी बाहर भेजती है तो फूड अलाउंस तो वो भी देगी, वो भी फूड अलाउंस देगी। हाँ वो अलाउंस नहीं दिखा सकते। हाँ हाँ, आपका ऑफर लेटर में क्या है वही दिखाना है सर। तो एक क्वेरी है, ऑफर लेटर में मेरा 875 यूएसडी, ठीक, बट अब सैलरी 125 कम गया, 750 हो गया, बट तो उसमें क्या करना है? वो तो 875 जो आपका ऑफर लेटर में है वही दिखाना है आपको। हाँ? सैलरी स्लिप यदि मांगेगा तो सैलरी स्लिप में किस चीज का कम हो गया सैलरी? सैलरी बेसिक जैसे 875 की जगह पे 750 हो गया। हाँ हाँ, 125 पीओ थोड़ा लेस हो गया। ओके, हाँ हाँ, तो इसके हाँ हाँ, लॉकडाउन के चक्कर में घाटा लग गया। ओके ओके, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा। अब इसके लिए तो मैं माइंट्री का एक एचआर है, वो मेरे कांटेक्ट का है, इसके लिए मैं बात करता हूँ। हाँ क्योंकि हाँ हाँ, ओके, वो इस टाइप का केस मेरे को अभी तक मिला नहीं है, बट हाँ मेरे कांटेक्ट में 1-2 एचआर है, माइंट्री का भी एचआर मेरे कांटेक्ट में है, तो इन लोगों से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि ये मैं अभी कमिटमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस चीज का मुझे भी आइडिया नहीं है कि अगर सैलरी ऑफर लेटर के से कम भी हो गई तो उसको कैसे कमेंट करना है। यानी हाउ अपन, मैं एडिट करने का किसी को सजेशन दूंगा नहीं कि सैलरी स्लिप एडिट कर लो, फर्स्ट पॉइंट है। अब इसको कमेंट कैसे करना है एचआर के सामने, रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो मैं एक बार एचआर से पूछ लूंगा, जो मेरे साथ के बंदे हैं एचआर टीम में, राइट। मैं सजेशन कभी किसी को नहीं दूंगा कि एडिट करो सैलरी स्लिप, ठीक है। हम्म हम्म, हाँ हाँ, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बंदा है, मैं आपको बता दूं, मई बैच जून बैच में था, उसका अभी हुआ युगांडा में था वो, आई थिंक तुम लोग जानते होगे, सुमित सैनी, युगांडा में था, वहां ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो लॉकडाउन के पहले घर आया, वापस जा नहीं पाया, तो उसको सैलरी स्लिप वगैरह वहां से नहीं मिलती थी, तो उसने बात करके सैलरी स्लिप मंगवा लिया, तो लेकिन वो कंपनी की तरफ से मेल पे आया है, उसने घटवा बढ़वा के जो भी मंगवाया हो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बट हाँ वो कंपनी के मेल से आया है, तो कंपनी अगर वेरिफिकेशन होता है तो कंपनी हाँ बोल देगी। तो आपका अगर सैलरी अभी कम आ रहा है और आप अपने कंपनी के ओनर को बोल के या एचआर टीम को बोल के
एग्जैक्ट 8.75 का करा सकते हो तो कोई डाउट नहीं, बट वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाना चाहिए, उसके लिए मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, राइट। हाँ हाँ भाई, तुम्हें 5 रुपए मिलता है कि 10 रुपए मिलता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं एचआर टीम में हूँ। अगर मैं तुम्हारी कंपनी को बोलूं कि इस बंदे को एग्जैक्ट 5 रुपए मिलता है, तो वो हाँ बोल दे कि हाँ ये सैलरी स्लिप होके है, इसको 5 रुपए ही मिलता है। अब आपको तुम्हें 15 भी मिलता है कि मिलता भी नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, राइट। ये सामने वाली कंपनी का बिहेवियर रहता है, क्लियर। ओके ओके, तो मैं आज ये डिटेल भेज देता हूं इतना, ठीक है। और कल आपका आईएमएस Muted. और टाइम रहेगा तो कॉल फ्लो हो जाएगा। और सजेशन मैं ये दूंगा, जल्दी से जल्दी तैयारी कर लो, अभी डिप्लॉयमेंट में बहुत वैकेंसी है। यहाँ पे कोई बंदा ऐसा है जो नोकिया का एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हो? कोई बंदा ऐसा है जो नोकिया प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है? क्योंकि वैकेंसी नोकिया पे अभी तो सर नोकिया में चल हमारे रही इसमें है। कोई नहीं है सर। हाँ तो Unmuted. मेरा नोकिया में चल रही है। नोकिया रैन पार्ट का है नोकिया में। अच्छा, तो आपका उस टाइम नोकिया का मेल आईडी था क्या कि आप वेंडर में थे? नहीं वेंडर में था नोकिया के। हाँ तो कोई इशू नहीं, उसको हुआवे बना दो, कौन देखने जा रहा है, डेटा थोड़ी ना है नोकिया के पास। अच्छा दिक्कत सर, केवल उनको होती है। फ्लो तो पूछता ही है। हाँ हाँ वो तो पूछना है, दिक्कत केवल इसको होती है। फॉर एग्जांपल रविभूषण, आप नोकिया में थे, नोकिया का मेल आईडी आपका बना हुआ है नोकिया में, तब आपको दिक्कत होती है कि आप फिर उस टाइम नोकिया का क्लेम नहीं कर सकते कि मैं नोकिया में नहीं था, क्योंकि वेरिफिकेशन वो इंटरनली करेंगे। जब वो एक्सटर्नल वेरिफिकेशन करते हैं तो इंटरनल भी करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई बंदा ऐसा हो हुआवे का उसका मेल आईडी क्रिएट हो, फॉर एग्जांपल भास्कर का एग्जांपल लूं, भास्कर.nandan@huawei.com उसका मेल आईडी है, हुआवे पे काम कर रहा है, तो हुआवे का इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि वो वेरिफिकेशन में फंस जाएगा। जो आप बोले इंटरनल वेरिफिकेशन होता है, तो सपोज क्लाइंट है। वॉइस क्लियर नहीं है अरमान, आपका वॉइस क्लियर। कहीं से नॉइज आ रहा है सर। हाँ आप क्लियर है, रजनीश बोलो। सपोज आप बोले इंटरनल वेरिफिकेशन होता है, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं प्रोजेक्ट CS कोर नेटवर्क में, ठीक, नोड टेस्टिंग में, बट हम कर रहे हैं एक्चुअल में काम रैन पार्ट में, ड्राइव टेस्ट कर रहे हैं। तो जो वेरिफिकेशन एरिक्सन से करेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एरिक्सन उसे बता दे कि नहीं ये तो नहीं, वेरिफिकेशन किससे होता है? आपका पेरोल कंपनी से होता है। फॉर एग्जांपल कैफी का एग्जांपल लिया तो कैफी हुआवे एरिक्सन का प्रोजेक्ट दिखाएगा, बट वेरिफिकेशन पेरोल कंपनी से होता है, HR डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो मैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट के बताया था कि आपका ये मैटर नहीं करता कि आप ड्राइव टेस्ट इंजीनियर का आपका ऑफर है, इवन HR भी यही बोलेगा कि ये ड्राइव टेस्ट इंजीनियर बंदा है या इस डेट से इस डेट में काम किया है। तो बंदा क्या करता था ये कोई नहीं पूछता, केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट चेक होता है, एम्प्लॉयमेंट और पैसा, सैलरी। एम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ का है, आपके यहाँ इतनी सैलरी थी या नहीं, सैलरी भी बहुत कम लोग पूछते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट जरूर चेक होता है। क्लियर? ओके ओके, तो मैं आज ये आपका प्रोडक्ट का लिस्ट और एक रिज्यूम भेज देता हूँ, एक कैफी का भेज दूंगा जो बना बनाया है और एक फॉर्मेट भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके ओके ओके, हाँ मैं अभी भेज देता हूँ, अभी 6 बजे से जो क्लास होगा तो वो रजत लेगा, तो उस टाइम में थोड़ा फ्री रहूंगा तो मैं भेज दूंगा। और कैफी आपको एक काम दिया है, नित्यानंदन को जरूर बता देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं। यस सर, ठीक है, ओके सर, ओके ओके, Muted. थैंक यू। कल का मैं अपडेट कर दूंगा क्लास टाइम। ओके ओके ओके।